जय भीम राहुल सर, कैसे हैं आप? जय भीम। जय जी जी। भीम जय भीम दोस्त। अच्छा। स्वागत है। थैंक यू। जी जी, स्वागत है सर आपका इस इंस्टा लाइव में। इस वीडियो थैंक को यू। मैं यूट्यूब पर भी अपलोड करूंगा, जिससे कि ये हमारा जो मैसेज है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच जाए। मैं जितने भी हमारे दर्शक हैं उन सभी को पहले आपका परिचय दे देता हूं। आपने पीएचडी किया हुआ है जेएनयू से, आई थिंक। और विदर्भ के जो लीडरशिप है उसके ऊपर आपने, दलित लीडरशिप है उसके वो आपका सब्जेक्ट था पीएचडी का। और वहां पर आप स्टूडेंट लीडर भी रहे हैं। और उसके बाद फिर आपने निकल कर एक संगठन शुरू किया जिसका नाम है ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट एसोसिएशन, आइसा जिसका शॉर्ट फॉर्म है। मैं शुरुआत, सबसे पहले हम इसके जो ऑब्जेक्टिव आपने डिफाइन किए हैं उन पर हम बात करते हैं। हम्म। क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं आपके इसके? तो जैसे ऑल इंडिया इंडिपेंडेंट शेड्यूल कास्ट एसोसिएशन जो आइस का जो है, जी जब हम ये संगठन एक्चुअली ऑब्जेक्टिव के पहले मैं थोड़ा और एक चीज उसमें ऐड करना चाहूंगा जी। कि जो भूमिका हम उस वक्त समाज में देख रहे थे, खास करके हमारे समाज की जो लीडरशिप है और जो हम्म संगठन है, उनकी एक जो भूमिका हम देख रहे थे कि सीधे सीधे शेड्यूल कास्ट के जो मसले हैं हम्म और सीधे सीधे जो शेड्यूल कास्ट के रोजमर्रा के जीवन के जो मसले हैं, उनके ऊपर कोई एक बड़ा राष्ट्रव्यापी कोई आंदोलन नहीं है हम्म और एक स्पोरेडिक मूवमेंट है। क्योंकि कभी एट्रोसिटी हो गई तो उसके ऊपर हमने आंदोलन कर दिया, कभी हम्म कोई एक आरक्षण का मसला हुआ तो उसके ऊपर हम सड़कों पे आ गए। हम्म तो इस तरह के स्पोरेडिक आंदोलन तो हो रहे थे और हम देखते कि अभी भी होते हैं, लेकिन एक नेशनल कैडर बेस्ड मूवमेंट शेड्यूल कास्ट का हम पूरे देश में नहीं देखते हैं। तो उसको ध्यान में रखते हुए हमने ये तय किया कि राजनीतिक लेवल पे तो हम लोग पिछड़ते जा रहे हैं। जो हमारी कोई एक राष्ट्रीय पार्टी जिसे हम कहते भी है, वो उसका भी एक तरीके से हम डिक्लाइन देखते हैं। उसके बहुत सारे अलग कारण हो सकते हैं। तो उस स्थिति में जहां पर कोई राष्ट्रव्यापी या कोई नेशनल पॉलिटिकल पार्टी हमें पार्लियामेंट में रिप्रेजेंट नहीं कर पा रही है, क्योंकि उनके हम्म पास नंबर्स नहीं है, दे आर नॉट गेटिंग इलेक्टेड। एंड एट द सेम टाइम जो इस देश की रूलिंग कास्ट है, उनकी जो पॉलिटिकल पार्टीज है, उसमें जो हमारे चुने हुए लोग जाते हैं, जो हमारे नुमाइंदे जाते हैं, हम्म हम देखते हैं कि वो हमारे मसलों को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। हालांकि बहुत सारे तो बुरे बुरे एट्रोसिटी केसेस में भी, हीनियस एट्रोसिटी केसेस में भी वो अपना मुंह बंद रखते हैं और अपने जो पॉलिटिकल मास्टर्स है उनके हिसाब से वो लोग चलते हैं। तो इन दिस केस जहाँ पे पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन एक तरीके से हमारा इनइफेक्टिव हो गया और एक तरीके से सोशियो इकोनॉमिकल जो कंडीशन हमारी है पोस्ट नाइन्टीज के बाद में धीरे धीरे और खस्ता होते जा रही है हम्म और कोई एक देशव्यापी आंदोलन शेड्यूल कास्ट का अपना है ही नहीं। उसको ध्यान में रखते हुए हमने ये तय किया कि शेड्यूल कास्ट का एक अपना ऑटोनॉमस मूवमेंट होना बहुत जरूरी है। और साथ ही साथ उसके साथ में शेड्यूल कास्ट की जो अलग अलग जातियां हैं, जो अलग अलग धड़े में जो जो विभाजित है, उनको इकट्ठा हम्म लाके अपने मसलों के ऊपर एटलीस्ट, अगर नहीं वो सोशली अपना एकता बहुत जल्दी देख पाते हैं, तो एटलीस्ट मुद्दों के ऊपर किसी शेड्यूल कास्ट समाज को साथ में लेके आया जाए। तो एक हमारा वन ऑफ द बिगर ऑब्जेक्टिव है इस संगठन का। साथ ही साथ जैसे मैंने कहा कि पोस्ट नाइन्टीज के बाद में क्योंकि ये नाइन्टीज जो है उन इसलिए भी बहुत जरूरी है कहना, क्योंकि उसके बाद में हमने देखा इस देश के अंदर, जैसे हम एलपीजी कहते हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, इस तरह की जो पॉलिसी है उसको इंट्रोड्यूस किया गया। और जब उसको इंट्रोड्यूस किया गया तो केवल ऐसा नहीं कि एक कोई मार्केट को ओपन किया गया। जब मार्केट को ओपन किया गया तो जो सरकारी संस्थाएं थी उसको धीरे धीरे खत्म किया कर दिया गया। और जब सरकारी संस्था खत्म होती है, चाहे वो शिक्षा के मामले में हो, चाहे वो रोजगार के मामले में हो, चाहे वो हेल्थ के मामले में हो, तो इसका सबसे पहला असर और सबसे बुरा असर जो होता है वो इस देश के दबे कुचले समाज को होता है। और खास करके शेड्यूल कास्ट को होता है, क्योंकि शेड्यूल कास्ट समाज जो है वो ज्यादातर जो है, मोर देन 80% जो शेड्यूल कास्ट इस देश के अंदर जो है वो लैंडलेस है। हम्म वो गाँव में दूसरों के यहाँ खेती करता है ज्यादातर, और जो शहरों में जो है झुग्गी झोपड़ियों में बड़े मुश्किल से अपना जीवन जो है उसका बसेरा होता है। हम्म तो उस मामलों में जहां पर एक मोबिलिटी रिजर्वेशन के कारण मिल जाती थी कि चलो आपने बहुत मेहनत किया और कोई यदि प्रकाश चाहता भी कि आप वो नौकरी ना करें, लेकिन क्योंकि संवैधानिक अधिकार है तो उस संवैधानिक अधिकार का इस्तेमाल करते हुए एक छोटी मोटी मोबिलिटी हमने समाज में देखी है, जिस मोबिलिटी के कारण जो है समाज में एक शिक्षित लोगों का आंदोलन भी हमने देखा खड़ा रहा। लेकिन क्योंकि अभी वो हालत नहीं रही, क्योंकि अभी जो है जो सरकारी संस्था जहाँ पे आप पहले नौकरी आप पाते थे वो आप खत्म हो रही है।
और सारा का सारा जो है डायरेक्ट जो है इस देश का जो इकोनॉमी है उसका जो मोनोपोली है वो इस देश के ब्राह्मण बनिया और जो बाकी डोमिनेंट कास्ट है उसके हाथ में आ चुका है। सरकार का उसमें बहुत ज्यादा कोई इंटरवेंशन नहीं है, केवल इंटरवेंशन इतना है कि वो उसको पूरा मोनोपोली पूरा मार्केट क्लियर करके सौंप दे। तो ऐसी हालत में केवल और केवल ये सोचना कि जो है जाति जाति का मसला केवल और केवल जो है वो छुआछूत का मसला उसके इर्द गिर्द अपने मूवमेंट को शुरू करके खत्म करना, हमें लगता है हमारे संगठन को कि ये बहुत ही भयानक है। हमें लगता है कि शेड्यूल कास्ट समाज के जो आर्थिक जो मटेरियल क्वेश्चन है वो बहुत बड़े क्वेश्चन है, उसको रिप्रेजेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट था। इसीलिए हम जो दूसरा मसला हम ये मानते हैं कि एक शेड्यूल कास्ट का एक ऑटोनॉमस इकोनॉमिक मूवमेंट कैसे खड़ा किया जाए। इकोनॉमिक मूवमेंट का मतलब है उसके मसले जो है इकोनॉमिक, उसके ऊपर कैसे एक बहुत बड़ा मूवमेंट खड़ा किया जाए। और तीसरी बात यह है कि हमें जानते हैं कि बाबा साहब के समय में बाबा साहब ने अपने मूवमेंट में रहते हुए साथ ही साथ वो सरकार के साथ, जब सरकार के खिलाफ कभी और सरकार के साथ भी रहते हुए बाबा साहब ने हमेशा शेड्यूल कास्ट के मसलों को सबसे प्रायोरिटी दी। लेकिन साथ ही साथ उनको ये भी पता था कि जो सत्ताधारी लोग हैं या जो आने वाले भी लोग हैं वो जो लोग हैं कि हमारे समाज का बहुत भला चाहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और वो बार बार ये भी कहते हैं कि मुझे पूरा यकीन है कि जो संविधान में दिए हुए नियम है उसका ये लोग उल्लंघन करेंगे, उसको डाउट है। इसलिए बाबा साहब साथ ही साथ जो है अपने खुद की संस्थाएं बनाने में बहुत दिलचस्पी रखते हैं और संस्थाएं बनाते भी है। पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी जो महाराष्ट्र में आप देखते हैं, जिसे मिलिंद कॉलेज बना, जिसे सिद्धार्थ कॉलेज बना, इस तरह के बहुत सारे एजुकेशन सोसाइटी बनाने का बाबा साहब का अपना एक विजन था। लेकिन और आर्थिक जो हमारे इंस्टीट्यूशन हो कैसे बनी इसके ऊपर भी बाबा साहब बहुत बार बात करते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि बाबा साहब के जाने के बाद में कई हद तक हमने इस मसलों के ऊपर कोई तवज्जो नहीं दी। और अभी हम देखते हैं कि हमारे बच्चे जो, जैसे मैं महाराष्ट्र से आता हूँ, जैसे आपने कहा कि मेरा विदर्भा के ऊपर स्टडी भी है, तो एक मेरी स्टडी में मैंने देखा कि बाबा साहब के पहले भी शेड्यूल कास्ट समाज के लोग वहां के जो अभी बुद्धिस्ट कहलाते हैं वो अपने इंस्टीट्यूशन बना रहे थे, अपने हॉस्टल्स बना रहे थे, खास करके अपने महिलाओं के लिए और अपने गरीब समाज के लिए स्कूलें बना रहे थे। और उस तरह के इंस्टीट्यूशन में शेड्यूल कास्ट के विदर्भा में शेड्यूल कास्ट के समाज को बहुत फायदा पहुंचा है। लेकिन हालात आज अभी ये ऐसी है कि हमारे खुद के इंस्टीट्यूशन नहीं है। जो बाबा साहब ने तवज्जो दी कि अपने खुद के इंस्टीट्यूशन बनाने चाहिए, वो नहीं है। इसलिए तीसरा जो बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव आइस्का का है वो ये है कि ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन फॉर शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी कैसे बनाया जाए और उसके पीछे जो है किस तरह से लामबंद होकर हमारे जो गरीब इलाके हैं, खास करके दूर दराज में हमारे जो गाँव है और जो हमारे लोग झोपड़पट्टियों में रहते हैं, उनके लिए एक ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन कैसे बनाया जाए। उसके ही तहज में हम धीरे धीरे किस तरीके से सावित्रीबाई फुले रिसोर्स सेंटर नाम का जो हमारी योजना भी जल्दी ही हम उम्मीद कर रहे हैं कि सब सही रहा तो 6-7 महीने में वो जमीनी धरातल पे एटलीस्ट महाराष्ट्र में हम पहले एक मॉडल के तौर पे शुरू करेंगे जिसको हम पूरे देश में आगे लेके जाना चाहते हैं। तो ये एक आइस्का का एक मैं आपको ऑब्जेक्टिव बताया। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। मैं जानना चाहूंगा कि अभी जैसे आपके जितनी भी मैं सोशल मीडिया के थ्रू मैं जितना जान पाया, आपके जितने भी ऑफिस बैरियर हैं वो सिर्फ महाराष्ट्र तक हैं, उसके अलावा मैंने कहीं नहीं देखा। तो इसको पैन इंडिया ऑर्गेनाइजेशन बनाने का आपका, जितना मैंने इंटरव्यू आपके सुने उसमें तो मुझे लगता तो है कि आप पैन इंडिया लेवल का इसका एक ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाहते हैं, लेकिन इनिशियली अभी सिर्फ वो महाराष्ट्र तक महदूद है। तो इसके लिए आपके क्या रोड मैप है? नहीं, ऐसा नहीं है कि केवल महाराष्ट्र के लिए, खास करके जब जैसे हमारे जो संगठन का स्ट्रक्चर हमारा है जिसमें सबसे जो 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 डिसीजन मेकिंग बॉडी है वो संगठन का सेंट्रल कमेटी है। और सेंट्रल कमेटी में महाराष्ट्र के लोग हैं, तेलंगाना के लोग हैं, आंध्रा के लोग हैं, हरियाणा के लोग हैं, साथ ही साथ जो है बाकी अन्य राज्य के भी लोग हैं। तो वो वहां से डिसीजन होते हैं। और अभी हम लोग क्योंकि नया संगठन है तो और जो कमिटेड लोग हैं जो संगठन में जुड़ेंगे और तो वो भी शामिल होंगे। और साथ ही साथ ऑफिस बेरर है हमारे, जिसमें राधिका वेमुला है, मैं हूँ, विशाल है। हाँ, महाराष्ट्र में ज्यादा आपको एक्टिविटी अभी फिलहाल दिख रही है। दिल्ली में भी हमने एक प्रोग्राम अभी किया था रिजर्वेशन प्राइवेट सेक्टर के ऊपर। महाराष्ट्र में भी आपको दिख रहा है क्योंकि महाराष्ट्र में एक हम देखते हैं कि एक तरीके से लोग जल्दी ही जुड़ जाते हैं मूवमेंट के साथ में। वो एक खास करके सामाजिक मूवमेंट से वो जल्दी जुड़ जाते हैं क्योंकि उनको, मुझे कई हद तक ये लगता है कि उनको सामाजिक मूवमेंट का महत्व पता है ज्यादा। उनको पता है कि सोशल इंस्टीट्यूशन, सामाजिक मूवमेंट, क्योंकि वो कभी राजनीतिक एब्सोल्यूट पावर में महाराष्ट्र में रहे नहीं, महाराष्ट्र के शेड्यूल कास्ट। उनको पता है हमारी सत्ता बहुत मुश्किल है महाराष्ट्र में बनना, तो वो सामाजिक मूवमेंट और सोशल इंस्टीट्यूशन के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंस देता है क्योंकि उनको पता है इससे उनको एक तरीके से मोबिलिटी मिलती है। तो
इसीलिए महाराष्ट्र में ज्यादा आपको फिलहाल एक्टिविटी दिख रही है। लेकिन साथ ही साथ हम अपने संगठन को पूरे भारत में लेके जाने के लिए अभी हमारा आसाम में यूनिट बन रहा है। हमारा जो है उत्तर भारत में यूपी और बिहार, पंजाब, हरियाणा हर जगह जो है हमारे हम प्रोसेस में है संगठन को बनाने में, स्टेट कमिटीज बनाने में। और खास करके मैं क्योंकि दिल्ली में रहा हूँ तो उत्तर भारत को अगर बहुत ज्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत जानता हूँ। तो उसका अनुभव लेते हुए जो हमारे लोग साथी है, मैंने जिम्मा उठाया हुआ है कि पूरे उत्तर भारत में खास करके किस तरीके से जो है संगठन को बनाया जाए, धरातल पे लाया जाए। साउथ के हमारे कुछ जो साथी हमारे सेंट्रल कमेटी में उन्होंने जिम्मेदारी ली है कि वो बाकी साउथ इंडियन स्टेट में किस तरीके से वो अपने संगठन को विस्तार करते हैं। तो ये अभी प्रोसेस में है, वी हैव जस्ट बिगन। और आपके माध्यम से मैं ये भी बाकी लोगों को अपील करना चाहूंगा कि आइस्का से जुड़िए। ये समाज का संगठन है, समाज के लिए है। इसमें कोई जो है इस तरीके से कोई ये नहीं है कि कोई और मोटिव इस संगठन का बिहाइंड है। बहुत क्लियर मोटिव है कि समाज के लिए कोई एक ऑटोनॉमस संगठन बने जो समाज के लिए बात करे। और जैसे बाबा साहब ने कहा था कि मेरे लिए द प्रायोरिटी इज माय कम्युनिटी, तो हमारे संगठन का वही निर्धार है। हमारे लिए प्रायोरिटी हमारे कम्युनिटी के मसले है। अगला प्रश्न सर मेरा रोजगार से संबंधित है। जिस दौर में हम देखते हैं कि आमतौर पे जो दलित समाज का, या उसको मैं बहुजन समाज भी कह दूं, इसको और बड़ा करें तो चाहे वो दलित समाज हो या चाहे बहुजन समाज हो, उसका जो एक प्रभुत्व वर्ग है वो सरकारी नौकरी जो कि 2.5 से 3% है भारत के अंदर, वो कंटिन्यूसली सुकड़ती जा रही है, उस पर बहुत ज्यादा फोकस करता है। लेकिन उसके इतर जहां पर 97% हिस्सा जो छूट जाता है उसकी बात नहीं करता कोई भी। मैं एक किताब पढ़ा था, मंडल कमीशन आयोग की एक रिपोर्ट है, और उसकी भूमिका में मुझे पढ़ने को मिला कि जब 2014 से पहले जो कांग्रेस गवर्नमेंट थी उसमें एक कोशिश की गई थी उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री के द्वारा कि प्राइवेट सेक्टर में अफर्मेटिव एक्शन रिजर्वेशन को इंक्लूड किया जाए। और उस समय जो बड़े बड़े जो बिजनेसमैन हैं, टाटा जैसे, उन लोगों ने इसकी स्वीकृति भी दी थी कि हम इसको अपने हैंड से अप्लाई करेंगे। लेकिन जैसे ही 2014 आता है उसके बाद हम देखते हैं कि पूरा एक सन्नाटा है। इवन 2014 नहीं, 2014 से पहले भी, क्योंकि डॉक्टर मनमोहन सिंह है वो लगातार 2 टर्म तक प्रधानमंत्री रहते, तो पहले टर्म में ये सारे एक्शंस लिए गए थे और दूसरे टर्म में बिल्कुल खामोशी हो गई थी। तो इस पर आपके क्या टेक हैं और क्या किस तरीके से आयसा जो है वो धरातल पे इसको इम्प्लीमेंट करने में मदद करेगा? क्योंकि हम देखते हैं कि 97% जॉब्स वहां पर हैं, और वहां पर आप देखेंगे तो जो जितने भी लेबर क्लास का जो वर्क है वो वहां पर हम देखते हैं कि दलित के हिस्से में आता है और आदिवासी के हिस्से में आता है। टॉप पर जो होती है वो ब्राह्मण होते हैं, और उसके जो मिडल में कहीं होते हैं, टॉप पर ब्राह्मण और बनिया होते हैं और मिडल में कहीं आपको क्षत्रिय मिल जाता है। तो ये पूरी उसकी हायरार्की है। तो इस पर आयसा का और पर्सनली आपका क्या टेक है और किस तरीके से आप इसको एग्जीक्यूट करेंगे? नहीं, बहुत सही सवाल है, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। इसीलिए जब अगर आप आयस्का के कुछ डॉक्यूमेंट्स भी हम लोग पब्लिक करने वाले हमारे वेबसाइट पे, और उसमें जो रिजर्वेशन प्राइवेट सेक्टर का रेजोल्यूशन जो हमारी पहली कॉन्फ्रेंस में पिछले अक्टूबर महीने में जो हमने कॉन्फ्रेंस की थी, हमारा जो पहला कॉन्फ्रेंस था नागपुर में, उसमें पूरी सहमति से एक रेजोल्यूशन पास किया गया था रिजर्वेशन प्राइवेट सेक्टर। तो वो क्यों किया गया कि क्यों जब हम बोल रहे हैं रिजर्वेशन प्राइवेट सेक्टर, तो बहुत लोग हमारे खुद के समाज के लोगों को हास्यास्पद लगता है, बहुत ही उनको लगता है कि एक अननेचुरल कोई डिमांड, एक अननेचुरल कोई हम लोग जो है डिमांड सरकार के सामने, समाज के सामने रख रहे हैं। लेकिन सवाल ये नहीं, मुझे ये लगता है कि जाति को जिस आधार पर खास करके समझा गया है, खास करके जो हमारे समाज के जो इंटेलेक्चुअल्स है उन्होंने ज्यादातर जाति को एक कल्चरल फॉर्म के हिस्से में ज्यादा समझा है। बाबा साहब जब जाति का जिक्र करते तो ये बार बार ये भी कहते कि हाउ कास्ट इज अ मोनोपोली, जाति किस तरीके से, एंड ही ऑल्सो यूजेस द वर्ड, बाबा साहब एक शब्द का बहुत प्रयोग करते हैं, कोलोनाइजेशन। तो कोलोनाइजेशन ऑफ वन कास्ट, एक जाति का दूसरे जाति के ऊपर एक कोलोनाइजेशन होना। अब ये शब्द है कोलोनाइजेशन, मोनोपोली, ये केवल कल्चरल कोलोनाइजेशन की बात नहीं, तो साथ ही साथ मटेरियल कोलोनाइजेशन की भी बात है। और जब मटेरियल कोलोनाइजेशन की हम लोग बात करते हैं तो हम देखते हैं कि जाति केवल जो है, जैसे मैंने कहा, केवल छुआछूत का मसला नहीं, तो ये जाति जो है ये भी है कि कौन कितना रिसोर्सेस, कितने ज्यादा संपत्ति को पा सकता है, कितनी ज्यादा संपत्ति का हिस्सा बन सकता है। अगर इस आधार पर जाति को समझा जाए, एक मटेरियल लेंस से जाति को यदि समझा जाए, तो हम देखते हैं कि भारत में अंग्रेजों के टाइम से लेके इवन आजादी के बाद में भी हमें देखते हैं कि भारत का जो इकोनॉमी रहा हुआ है वो ज्यादातर इनफॉर्मल इकोनॉमी रहा हुआ है।
जहाँ पे इनफॉर्मल, जब मैं बोल रहा हूँ, जहाँ पे एक फॉर्मल रूल के हिसाब से, जैसे अगर आप किसी के पास साइकिल पंचर बनाने जाते हैं, गाड़ी का चार चार चक्के की गाड़ी का पंचर बनाने जाते हैं, तो आप निगोशिएट कर सकते हैं, या कोई एक रेगुलेशन नहीं है कि आप ये बोलेंगे कि एक दिल्ली में रहने वाला एक व्यक्ति जो है, उसके रहने खाने के हिसाब से जब हमें जब नौकरी मिलती है फॉर्मल सेक्टर में, जब एचआरए मिलता है, टीएडीए जो मिलता है, तो वो शहर के हिसाब से मिलता है, जिस शहर की इकोनॉमिक और इन्फ्लेशन वहां पे कितना है उसके हिसाब से मिलता है। तो उस तरीके से तो इन्फॉर्मल सेक्टर में कोई रूल नहीं होता है कि आप एक जो है इसलिए भुगतान करेंगे मुझे क्योंकि इस शहर की इकोनॉमी का स्ट्रक्चर इस तरह का है। तो ये ज्यादातर इन्फॉर्मल इकोनॉमी जहां पर आप निगोशिएशन करते हैं कि नहीं, आप मैं 10 नहीं, मैं 5 रुपए दूंगा या दूंगी। तो इस तरह की इन्फॉर्मल इकोनॉमी भारत में सबसे ज्यादा लेवल पे रही हुई है। और इस इन्फॉर्मल इकोनॉमी को बनाने का इस देश में जो लेबर का काम किया हुआ है, इस देश के ज्यादातर दबे कुचले, जो आज के हम जिसको एक आधुनिक लैंग्वेज में एससी एसटी ओबीसी कहेंगे, तो उनका लेबर का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा हुआ है। इवन इस देश का अगर कोई बहुत ईमानदारी से रेलवे पटरी से लेके उसको बिछाने का, कभी कभी जब आप जाते हैं कहीं पे देखते हैं कि अरे यार, जब मैं जैसे मुंबई से नागपुर जब भी जाता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि इन बड़े बड़े पहाड़ों को खोद के किसने यहाँ पर वो रेलवे पटरी कैसे बनाई होगी कि दोनों तरफ खाई है लेकिन बीच में रेलवे पटरी है। और उस जमाने में जहाँ पर टेक्नोलॉजी इतनी मॉडर्न नहीं थी, अगर आप उसका इतिहास बहुत बारीकी से उठा के देखेंगे रेलवे का, क्योंकि कुछ डॉक्यूमेंट जब मैं चेक कर रहा था विदर्भा में, तो विदर्भा में रेलवे का बहुत एक्सटेंसिव नेटवर्क था, क्योंकि वहाँ पे कॉटन का खेती होता था। तो अंग्रेजों ने बहुत ज्यादा रेलवे का विस्तार किया था। जब थोड़े बहुत कुछ जब मैं उसका पुराना जब पढ़ रहा था, तो देखा था हाँ, तो ज्यादातर शेड्यूल कास्ट के जो लोग थे, क्योंकि उनके पास गाँव में जमीन नहीं थी और इज्जत भी जो अपर कास्ट जो है एक ह्यूमिलेशन की था, तो वो पसंद करते थे कि मैं भाई जो है रेलवे में काम करूं और बहुत जोखिम वाला भी काम करूं फिर भी चलेगा, क्योंकि वहां पे एक तरह का लेबर है जिसकी इज्जत है, और एक तरह का जो है एक मान सम्मान है, और भलाई बहुत मेहनत है, जो गाँवों में आप एक जो डोमिनेंट कास्ट जो आपका नहीं नहीं इज्जत देगा ना, वहां का ब्राह्मण समाज है आपको प्योर मानता है। तो इसीलिए जो ज्यादातर जो इकोनॉमी रही है, जो मैं कह रहा हूँ इन्फॉर्मल इकोनॉमी इस देश का रहा हुआ है, अंग्रेजों के समय से लेकर अंग्रेजों के समय के बाद भी, उसमें जो लेबर इंटेंसिव जो इंडस्ट्रीज रही हुई है और जो इन्फॉर्मल इकोनॉमी इस देश का रहा हुआ है, उसमें सबसे बड़ा लेबर जो है इस देश के एससी एसटी ओबीसी का रहा हुआ है। और जब मैं ओबीसी की बात कर रहा हूँ, तो ज्यादातर ओबीसी में वो जातियां जो जिनके पास जमीनें कम है और जो खेती डायरेक्टली नहीं करती है ना, जिसको हम आज लोअर ओबीसी भी कह सकते हैं, जो आज हमारे इनफॉर्मल इकोनॉमी में बहुत बुरी तरीके से फंसे हुए हैं। जैसे कुम्हार कभी हुआ करता था, गांव में कुम्हार नहीं मिलता, कोई पूछता नहीं कि कुम्हार कहाँ है। वो कुमार जो हरियाणा में कभी कुमारी का काम करता था, वो दिल्ली में कहाँ भटक गया, क्या कर रहा है, नो वन नोस। इसीलिए राइट। तो हाँ, तो उस तरीके से जो लोअर ओबीसी की जाति है, जो जिनका कोई जिनके जो प्रोफेशंस थे एक तरीके से नई इकोनॉमी में खत्म हो। अभी सवाल ये है, जब मैं हम लोग कह रहे हैं कि जाति जो है वो केवल छुआछूत का मसला नहीं है, तो ये मसला भी है कि जाति से वेल्थ क्रिएट होता है ना, कि जैसे इनफॉर्मल इकोनॉमी है उससे वेल्थ क्रिएट होता है। अब भारत का जो जीएसटी है, अभी ऑक्सफैम का एक रिपोर्ट आया है, भारत का जीएसटी ये कहता है कि 2 तरीके का टैक्सेस आप डायरेक्टली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में जाते हैं, वो डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस। डायरेक्ट टैक्सेस तो मेरे सैलरी से कटेगा, आपका अगर कोई फॉर्मल सेक्टर में बिजनेस है उससे कटेगा, उस सबसे आएगा, वो बहुत कम है, लेकिन वो बहुत बड़ा नहीं है। लेकिन जो ज्यादातर जीएसटी जो आता है वो इनडायरेक्ट टैक्सेस से आता है। वो कहाँ से आता है? वो इनडायरेक्ट टैक्सेस आप और मुझसे आता है, क्योंकि अंबानी जो है रोज 5 रुपए का शैम्पू नहीं खरीदता है, वो हो सकता है या उस तरह के जो अमीर लोग हैं बाहर से कुछ खरीदते होंगे। इस देश का जो उत्पादन है उसको खरीदने वाला, उसको कंज्यूम करने वाला, और साथ ही साथ उस उत्पादन में लगने वाला जो चीप लेबर है वो हमारा है। तो इसीलिए इस देश का जो ज्यादातर जीएसटी है 70 मोर देन 70%, अराउंड 80% जो जीएसटी है वो इस देश के जो है वर्किंग क्लास कम्युनिटी से आता है, जो इस देश का मैं डायरेक्टली कहूंगा एसटी एसटी ओबीसी है। तो इस देश का जो रेवेन्यू है वो रेवेन्यू जो है भारत सरकार के पास हमारे यहाँ से जा रहा है, हमारे चीप लेबर से पहले प्रोड्यूस हो रहा है और हम ही उसको कंज्यूम कर रहे हैं, है ना। तो अभी जो सवाल है, सीधा सीधा सवाल है, वो रिप्रेजेंटेशन का सवाल नहीं है कि आपने हमको, हमारे कितने एमपीज है, हमारे व्यक्ति को राष्ट्रपति नहीं बनाया और प्रधानमंत्री नहीं बनाया, बनाया भी तो आपके खिलाफ ज्यादातर उसका इस्तेमाल किया जाएगा। अभी सवाल सीधा सीधा रीडिस्ट्रीब्यूशन का है, सवाल सीधा सीधा है कि भाई हमारे अगर इस देश की संपत्ति में सबसे बड़ा योगदान हमारे लेबर का है, हमारे कंजम्पशन का है, तो फिर हमारा हिस्सा का है। लेकिन हम ये देखते हैं कि इस देश में, और साथ ही साथ यही सरकार जो आपने मेंशन किया रिजर्वेशन प्राइवेट सेक्टर का, पहले जब डिमांड आया तो इस देश के कॉर्पोरेट सेक्टर ने कहा कि अच्छा हम इसको अलग तरीके से इंप्लीमेंट करेंगे। उन्होंने कहा कि हम स्किल
जो है एजुकेशन उस तरह के समाज को दी गई, जो कि बहुत बड़ा मीथ और झूठ है। ठीक है, उस तरीके से कभी किसी को जॉब मिलती नहीं है। अगर आप और पूरी दुनिया का स्टडी करोगे, चाहे आप यूएस का भी स्टडी करोगे, देयर आर गुड रिसर्चेस। जो रिसर्च है वो ये कहते हैं कि नौकरी प्राइवेट सेक्टर, कॉर्पोरेट सेक्टर में और बाकी जगह पे इसलिए नहीं मिलती क्योंकि केवल आपके पास काबिलियत है। सबसे बड़ा काम आपको नौकरी मिलने में होता है नेटवर्क, जिसको जो पियर बोर्दियो, जो फ्रेंच जो पेजेंट फैमिली बैकग्राउंड से आते हैं, उन्होंने एक थ्योरी निकाली थी जिसका वो कहते हैं कि कल्चरल कैपिटल, कि आपके साथ साथ मटेरियल कैपिटल के साथ में कल्चरल कैपिटल भी काम होता है, जिसका मतलब सोशल नेटवर्क, सोशल कैपिटल। तो बहुत सारे रिसर्च स्टडीज ये कहते हैं कि आपको सोशल कैपिटल की वजह से मिलता है। और भारत में ये देखा गया कि जब सुखदेव थोराट जो यूजीसी के एक चेयरमैन है, उन्होंने जो स्टडी की, वो ये कहते हैं कि सेम क्रेडेंशियल होने के बावजूद सीवी जब आपका और मेरा भेजा जाता है, आप अपर कास्ट में, सॉरी मैं दलित हूँ या अदर कोई कास्ट हूँ या मुस्लिम हूँ, तो देखते हैं केवल ज्यादातर जो रिस्पॉन्स है सीवी का जो है वो नाम के हिसाब से दिया जाता है। और उन्होंने देखा, उन्होंने जब सीरीज भेजे, बहुत सारे स्टडी की, एक्सपेरिमेंट किया, तो ज्यादातर जो रिस्पॉन्स है, मोर देन अराउंड 90% जो रिस्पॉन्स है वो केवल अपर कास्ट को आया। ये तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, लेकिन दुनिया में यहाँ पे बस मैं एक एग्जांपल आप देना चाहूंगा जो कि मेरी खुद की पर्सनल लाइफ का। अभी लास्ट ईयर मैंने ज्वाइन किया, एक एमएनसी कंपनी है वहां पर, और जिस पर्सन ने मेरा इंटरव्यू लिया वो एक जाट कम्युनिटी से था, हरियाणा का जाट था। मेरा इंटरव्यू सारी चीजें ठीक रही, लेकिन क्योंकि वो पूरे दिन मेरे साथ थे, हम फील्ड का मेरा जॉब था, तो वहां पर कन्वर्सेशन में ये क्लियर हो गया कि मैं दलित कम्युनिटी से हूँ और वो भी मैं चमार हूँ और साथ में अम्बेडकराइट हूँ। और उस सेम डे उसके दूसरे दिन उन्होंने एक और किसी जैन पर्सन का इंटरव्यू लिया, तो उन्होंने मुझे साइड कर दिया, उस जैन पर्सन को सिलेक्ट किया। और वो हालांकि वो जॉब मुझे बाद में मिला, लेकिन उसका कारण ये था कि वो जो पर्सन है वो अवेलेबल नहीं हो पाया ज्वाइनिंग के टाइम पर, तो फिर वो मुझे मिला। तो किस तरीके से सिस्टमेटिक तरीके से आपको साइडलाइन कर दिया जाता है। तो ये कहना केवल कि बात केवल मेरिट की है, तो अगर बात केवल मेरिट की है तो दुनिया में जो जैसे स्टडीज हुई है और जो थोराट सर का मैंने स्टडी अभी आपको बताया, तो ये बताता है कि इट्स नॉट जस्ट अबाउट मेरिट बट इट्स अबाउट सोशल कैपिटल, सोशल नेटवर्क। एवरीवन वांट्स, फॉर इंस्टेंस कोई शर्मा जी तो चाहता है कि उसका भाई भतीजा कोई शर्मा जो है उस नौकरी को सबसे पहले लगे, बाकी लोग जो है वो ना लगे। तो जब सवाल ये है कि आपका जो गवर्नमेंट सेक्टर था उसको प्राइवेटाइज किया गया, इस देश का, जैसे मैंने बोला, जीएसटी आपके लेबर से और आपके कंजम्पशन से तैयार हो रहा है 70-80%। तो अभी आपके पास कुछ बचा नहीं है, जैसे आपने कहा कि, और गवर्नमेंट सेक्टर की जो फॉर्मल जॉब्स रही है वो 5-6% से ज्यादा कभी रही भी नहीं है। और जो उसमें भी आरक्षण हमको मिला हुआ उसको कभी पूरा इंप्लीमेंट नहीं किया गया। भारत केंद्र सरकार का रिपोर्ट है, वो ये कहता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के और स्टेट गवर्नमेंट के जॉब्स में भी कभी भी SC/ST का रिजर्वेशन, ओबीसी का रिजर्वेशन पूरी तरीके से कभी नहीं इंप्लीमेंट किया गया। अभी जो एक रिजर्वेशन सबसे सही तरीके से 100% इंप्लीमेंट हो रहा है इस देश के अंदर, वो है EWS। केवल और केवल एक ही रिजर्वेशन जो है जो 100% इंप्लीमेंट होता है अभी, वो है EWS का, जो सीधा सीधा इस देश के अपर कास्ट की मोनोपोली, जो पहले 70% थी, 80% थी, अभी उसको 100% कर दिया गया। तो जो बचा हुआ 1-2% जॉब से, उसमें जो है EWS के नाम से आपका रिजर्वेशन खत्म किया गया। और जो आपका प्राइवेट सेक्टर है उसको मोनोपोलाइज कर दिया गया है ना। जो फॉर्मल प्राइवेट सेक्टर है उसमें ज्यादातर अपर कास्ट है, वो आपको एंट्री नहीं देते, उस तरह कोई कानून नहीं। और इसीलिए हमारा ऐसा क्या मानना है कि एज कास्ट स्ट्रक्चरल फिनोमिना, जाति एक स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है, वो किसी एक व्यक्ति का प्रॉब्लम नहीं है, किसी एक व्यक्ति का अच्छा बनना और बुरा बनने की बात नहीं है। तो आपके देश की आर्थिक जो सत्ता है उसको नियंत्रित करता है जाति। और इसको मानते हुए हमारा ये कहना है कि रिजर्वेशन प्राइवेट सेक्टर इज अ मस्ट, इट्स अ नेचुरल डिमांड। और ये छोटा सा निगोशिएशन है, एक छोटा सा निगोशिएशन है कि अगर कोई देश अपने आप को आजाद देश मानता है, लोकतांत्रिक देश मानता है, तो उसकी ये जिम्मेदारी बनती है कि वो देश के सबसे बड़े तबके को, जो इस देश की इकोनॉमी को आपको बना के दे रहा है, उस तबके को आप वापिस क्या दे रहे हो। आप उसको वापिस जो है, अगर आप 80 करोड़ लोगों को केवल 5 केजी चावल या जो भी आप दे रहे हो राशन, वो केवल डेमोक्रेसी नहीं है, वो तो लाचार, वो तो बेसिकली द प्रोसेस है, वो जो आप पूरी सदियों तक चीप लेबर बनाना चाहते हो। सो फॉर इंस्टेंस नाउ जस्ट इमेजिन, हम जैसे लोग जो गरीबी से आए, बहुत ईमानदारी से पढ़ाई किए, झोपड़पट्टियों से, गांवों से निकल के, कोई सरकारी स्कूल थी, कॉलेज था, उसके जरिए हम पढ़े, आगे बढ़े। हमारे आने वाली जनरेशन, अगर हमको नौकरी मिली, एक जनरेशन इस तरह से तैयार हुआ जो बड़े मुश्किल से पढ़ाई लिखाई किया, सरकारी नौकरी में आया। अभी जब वो स्ट्रक्चर ही आपने खत्म कर दिया और
दूसरे छोर पे जब अगर प्राइवेट सेक्टर को भी अप्रोच कर रहे हैं नौकरी के लिए सेम क्रेडेंशियल होने के बावजूद भी, और क्योंकि वहां पे जातिवादी अपर कास्ट बैठे हुए जो मोनोप्लाइज कर वो हमको आने नहीं दे रहा है, इसका मतलब मैं पीएचडी करने के बावजूद भी मुझे एक ऐसी कोई नौकरी देख नहीं आखिरकार जाना पड़ेगा जहां पर कोई इकोनॉमी के नियम नहीं चलते, जो मुझे बोलेगा कि नहीं तुम जो है रोज का 5 घंटा यानी महीने का जो है, यानी मैंने देखा कि हमारे बच्चे जो है पीएचडी करने के बाद भी इंजीनियरिंग, डॉक्टर, इवन मेडिकल प्रोफेशनल्स हमारे जो है वो बहुत ही कम पैसों में बहुत जगह का नौकरी करते हैं, जो प्राइवेट सेक्टर में, प्राइवेट अस्पताल में भी है, क्योंकि उन्हें जॉब नहीं पता है। तो ये ज्यादातर अगर अनएम्प्लॉयमेंट का भी डेटा अगर आज के तारीख में उठा के देखा जाए तो वो सबसे ज्यादा एससी एसटी ओबीसी है। पढ़े लिखे का जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसमें सबसे बड़ी संख्या एसटी एससी ओबीसी की है। जब स्थिति इस तरह की बनी हुई है तो हमारा ये कहना है कि भाई हमारा एजेंडा कहाँ पे, क्या केवल मेरा एजेंडा इतना एजेंडा है कि दलित के ऊपर अत्याचार हो जाए, जब वो मर जाए, उसका शरीर पूरा मर जाए, कोई उसको मार दे, तब जाके कोई नेता चाहे हमारे समाज का बाहर का तब बात करेंगे, तभी बात होती है। जब हमारे समाज के ऊपर बहुत ही भयानक अत्याचार होता है तभी हमारे समाज के नेता और समाज भी हमारा और बाकी लोग भी तभी जागरूक होते हैं। जब तक हम जिंदा है तो मसले हैं, हमारे इश्यूज है, तो उस इशू का क्या। और मैं कहता हूँ कि कोई भी समाज अगर केवल हमारा मुर्दा गिरने के बाद में अगर जागरूक होता है तो वी आर अ डेड कम्युनिटी, देन वी आर अ डेड सोसाइटी। हमारा समाज तो एक तरीके से सहिष्णुता के आधार पर मरा ही हुआ है, क्योंकि वो ब्राह्मणिज्म पे टिका हुआ है। तो ब्राह्मणिज्म तो अपने आप में बिगिंस विद द इनह्यूमैनिटी, इट्स एंड्स विद द इनह्यूमैनिटी, है ना। ब्राह्मणिज्म का उगम ही जो है वो अमानवीय तरीके से शुरू होता है और अमानवीयता पे खत्म होता है। लेकिन तो वो तो तभी बात करेगी इस देश के प्रकार जब आपके ऊपर कोई बहुत भयानक अत्याचार होगा, तभी वो आपके साथ खड़े दिखेंगे। लेकिन हमारे समाज का क्या हमारे समाज और हमारे नेता, हमारे इंटेलेक्चुअल, डू दे टॉक अबाउट अवर रियल इश्यूज व्हेन आई एम अलाइव? जब मैं जिंदा हूं तब मेरे मसले हैं, तब का क्या। और इसीलिए आइस्ता इसमें बिलीव करता है कि अनलेस एंड अनटिल यू डू नॉट हैव योर ओन एजेंडास, कि दलितों का अपना खुद का कुछ डिमांड नहीं होता। अब महाराष्ट्र में मराठा अपने आरक्षण के लिए डिमांड कर रहा है, इस देश का ब्राह्मण बनिया इस देश के रूलिंग पार्टी के साथ निगोशिएशन कर रहा है कि हमारा कितना शेयर इकोनॉमी में होना चाहिए, क्या कौन सा कॉन्ट्रैक्ट हमको मिलना चाहिए, सरकार के कितने कॉन्ट्रैक्ट हमको मिलने चाहिए, ये सब वो कर रहा है। इस देश का ब्राह्मण जो है वो शिक्षा को पूरा काबीज करके प्राइवेट सेक्टर उसको प्राइवेटाइज करके बैठा हुआ है। थोड़ा बहुत जो सरकारी सेक्टर है उसमें ऑलरेडी वो लोग मोनोप्लाइज करके बैठे हुए। हम कह रहे कि हमारा डिमांड कहाँ पे है, और आइस्का उसको आंसर करते हुए एक 17 पॉइंट का डिमांड जो महाराष्ट्र में हमने अभी एक प्रोग्राम किया मुंबई में, उसमें हमने दलित एजेंडा करके एक, और अभी वो दलित एजेंडा लेकिन पूरे महाराष्ट्र में जा रहे हैं और समाज में जा रहे हैं। शुरुआत में महाराष्ट्र में कि हमारे ये सवाल आपने पूछने चाहिए, इस सवालों के ऊपर समाज में और समाज के विचारवंतों ने और समाज के संगठनों ने सोचना चाहिए। उस आधार पर हम जो है अभी काम कर रहे हैं। एक बहुत बड़ा इशू है जिसके ऊपर मैं शायद आपको मेरी बात से इत्तेफाक करें या ना करें, लेकिन जो प्रभुत्व जो वर्ग है दलित कम्युनिटी का, मैं उसको एलीट क्लास दलित कहता हूं, जिसको कि लोअर क्लास दलित से ज्यादा मतलब है नहीं। उसका अपना एक नैरेटिव है, उसका अपने इंटरेस्ट है और वो उसी के हिसाब से नैरेटिव को सेट करता है और पूरे नैरेटिव को उसी दिशा में लेकर जाता है। वहां पर हम देखते हैं कि विदेश भेजकर पढ़ाई कराने की बड़ी ही एक होड़ मची हुई है कि भाई हमें सबको विदेश भेजना है पढ़ने के लिए। पर और उसमें भी विदेश जाने की मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं जाना चाहिए, पर उसी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो प्राइमरी एजुकेशन है उसमें सबसे ज्यादा ड्रॉप आउट जो रेट है वो दलितों का है, आदिवासियों का है ना। हम 1 करोड़ रुपए, 1.25 करोड़ रुपए लगाकर हम एक व्यक्ति को विदेश भेज रहे हैं जिसके आने की कोई गारंटी नहीं कि वो पलटकर वापस आएगा और इस समाज के लिए काम करेगा। हमारे पास कोई आंकड़ा भी नहीं है पिछले 50 सालों में कितने दलित गए और कितने वापस आके समाज के लिए काम कर रहे हैं। वहां पर वो पूरा नैरेटिव उसी दिशा में लेके जाता है कि नहीं वो देखो वो आएगा तो वो पॉलिसीज बनाएगा। लेकिन वो 1 करोड़ रुपए, 1.25 करोड़ रुपए का अगर आप साल में एक स्कूल भारत के अंदर खोलते हुए तो वहां से हम हजारों बच्चों की प्राइमरी एजुकेशन को स्ट्रेंथन करेंगे और वो बच्चे अगर आगे जाके अगर विदेश जाते हैं तो वो ज्यादा वेल एंड गुड है। लेकिन इस पर कोई बात नहीं होती है। मैंने आपके एक इंटरव्यू में सुना कि आप इसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं कि प्राइमरी एजुकेशन के ऊपर फोकस होना चाहिए, जो कि पहली बार मैंने किसी लीडर को ये कहते हुए सुना पिछले कम से कम 5 सालों में। मैंने अभी तक किसी को नहीं सुना जो प्राइमरी एजुकेशन पर बात करना चाहता है इसके ऊपर। हाँ नहीं, वो देखिए क्या होता है, जैसे वो सबको आदत है, जैसे जो आपने मिडिल क्लास का हमारे समाज का, जिसको आप, मैं एलिट नहीं मानता हूँ कि वो अपने आप में एक रिलेटिव टर्म है भारत में। जो हमारे समाज का पढ़ा लिखा अमीर वर्ग है वो जब अपर कास्ट के सामने जाता है तो बहुत इंफीरियर होकर भी बैठता है, मैंने देखा हुआ है। और वो आज के जनरेशन का एक जनरेशन ऐसा हुआ जो बहुत ही कठिनाई से आगे आई, आईएएस बनी, डॉक्टर बनी, वो वामसे संगठन भी उन्होंने बनाया।
जिसका उत्तर प्रदेश में एक दलित महिला सीएम बनी, वो इस देश के पढ़े लिखे समाज का एक बहुत बड़ा योगदान है, आप उसको नकार नहीं सकते हो। लेकिन हाँ, अभी क्योंकि हो सकता है सेकंड जनरेशन के कुछ लोग हो जो इस बात को तवज्जो नहीं देते, क्योंकि उन्होंने हो सकता है कि उस तरह की कठिनाइयां देखी नहीं है। वो बनी बनाई बातें या सुनी सुनाई बातों से जो है कुछ अपने आप को आगे बढ़ाते हैं। खैर, वो मसला अलग है। लेकिन ये बात बहुत जरूरी है, मुझे लगता है कि क्योंकि वो हमारे समाज का भी एक जो तबका है, समझ लीजिए अगर मैं 2 लाख 3 लाख रुपए जो भी मैं अच्छी जगह पे हूँ, तो मुझे लगता है कि मैं समाज के लिए क्या कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ। तो चैरिटी वाला जो नोशन है वो आ जाता अच्छा। और कंजर्न गिल्ट भी है ना, उसमें गिल्ट है कि चलो भाई, मैं किसी एक व्यक्ति को जो इतने पैसे दे दिया, अभी मेरे पैसे की वजह से विदेश में पढ़ पा रहा है, जो मैंने थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट किया, अब उससे गिल्ट आपको जो है सेटिस्फेक्शन होता है। लेकिन जो है समाज के मसले, जैसे आपने कहा, तो बड़े मसले हैं। क्योंकि ये तो छोटा सा तबका है जो कह रहा है कि मैं विदेश जाऊंगा, पढ़ूंगा, फिर वो अपनी बातें कहता है कि मैं समाज के लिए वो जो वैसा होता नहीं है, हमने नहीं देखा आज तक। राइट। लेकिन लेकिन जो बुनियादी मसले हैं, जैसे आपने कहा कि हमारा ज्यादातर जो आबादी वो गाँव में रहता है, राइट। शेड्यूल कास्ट का ज्यादातर आबादी गाँव में रहता है। अब जब वो गाँव में रह रहा है और शहरों में रहता है तो झुग्गियों में रहता है, झोपड़पट्टियों में रहता है। अब जो वहां पे रह रहा है तो वहां पे जो सरकारी स्कूलें थी वो तो एक तरीके से खत्म हो चुकी, क्योंकि उसके जगह पे प्राइवेट स्कूल आई है। और प्राइवेट स्कूल में पढ़ने का मतलब है कि आपको बहुत सारा पैसा देना पड़ेगा, जो हमारे समाज के बहुत कम लोग ऐसा इतना अफोर्ड कर पाते हैं। तो वो ऑटोमेटिकली सरकारी स्कूलों का स्तर नीचे गिरता जा रहा हुआ है। अब ऐसी बंद हालत होते जा रहा में है। समाज अभी ये, हाँ, जैसे मैंने पहले बोला कि समाज में, जैसे मैं महाराष्ट्र में खासकर विदर्भ में मूवमेंट रहा हुआ है कि हमारे लोगों ने खुद के संस्थाएं बनाई, खासकर स्कूलें बनाई, और जो हॉस्टल्स बनाए, ताकि हमारे बच्चे दूर दराज से आके रह सके, अपना पढ़ाई कर सके। अब बाबा साहब के जाने के बाद उस तरह का मूवमेंट खत्म हो गया। लेकिन मैं वही कह रहा हूँ कि उस तरह का मूवमेंट चलाना अपने आप में बहुत चैलेंजिंग उनको लगता है, बिकॉज इट इज अ टाइम टेकिंग, इट नीड्स अ एग्जैक्टली। पेशेंस, इट्स नीड्स अ कमिटमेंट, है ना। कि अगर मैं ये सोचूं कि भाई चलो, महाराष्ट्र में, मराठवाड़ा में सबसे बुरी हालत हमारे लोगों की है, तो मैं सोचूं कि एक पूरे मराठवाड़ा में हर ब्लॉक में हमारी एक अपनी स्कूल हो, है ना, एक इंग्लिश मीडियम स्कूल हो या एक इंग्लिश मीडियम कॉलेज हो, एक अच्छा तरीके से उसको बनाना या उसको चेन में बनाना, और एक विजन लेके कि हर ब्लॉक में एक हमारे स्कूल हो, हर गांव तक हम पहुंचे। ये जो विजन है, ये विजन के लिए कमिटमेंट लगता है, एक टाइम टेकिंग लगता है। नो बडी वॉन्ट्स टू डू दैट। व्हाट नाउ यू वांट टू बेसिकली, लेट्स से कि आउटसोर्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। नाउ व्हाट इज आउटसोर्सिंग? फॉर इंस्टेंस, अगर आप कहीं विदेश के लिए पढ़ाई के लिए जा रहे हो, मुझे किसी ने बोला, अरे देख भाई, अपना एक व्यक्ति विदेश के लिए पढ़ाई के लिए जा रहा है, तुम आईएएस ऑफिसर हो या अच्छे घर से हो, इसको कंट्रीब्यूट कर दो। तो आई विल कंट्रीब्यूट वॉट एवर मनी आई एम कंट्रीब्यूटिंग। नाउ दिस इज बेसिकली, मैं नहीं कह रहा कि उसे करना नहीं चाहिए, लेकिन आउटसोर्स है। क्योंकि मैं थोड़ा सा पैसा देने के बाद नाउ आई कैन स्लीप वेरी वेल, नाउ आई कैन go for vacation, now I can go with my family and enjoy my life because I have contributed something for a community। वो मेरे दिमाग में चला गया है। और अभी इसलिए मेरे को एक कॉन्क्रीट जिम्मेदारी के साथ काम करना नहीं है अभी मेरे को जो है। और मैं ये भी कहता हूँ कि समाज में अगर ऐसा कोई तबका है जो इस तरीके का गिल्ट में जीता है, वो समाज को थोड़ा बहुत मदद करता है, लोगों को पैसा देता है कि विदेश में पढ़ने जाए, उसका भी एक उपयोग हो सकता है कि समाज में काम करने वाले लोग, जो समाज के विचार बनते हैं, अगर वो जिसको जो आपने सवाल उठाया उसको आगे बढ़ाते हुए अगर वो ये कहे कि नहीं, अभी समाज में ये ज्यादा जरूरी है कि समाज में हम अपनी संस्थाएं कैसे बनाए, एग्जैक्टली। समाज में एक अपनी अपनी स्कूलें कैसे बनाए, अपने कॉलेज कैसे बनाए, अपने अपने इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन कैसे बनाए, अपने कॉपरेटिव्स कैसे बनाए, इन बातों के ऊपर अगर चर्चा करके। लेकिन वो जो है वो तो एजुकेशन के मामले में ये तो गलत हो ही रहा है। साथ ही साथ एक बड़े डिस्कोर्स लेवल पे भी हम जो, जिसको मैं कहता हूँ कि दिलीप मंडल काइंड ऑफ डिस्कोर्स, जो आपको 2 मिनट के लिए खुश कर देता है ना, जो बहुत ही सरकारी डिस्कोर्स है कि हमेशा ये कहना कि सरकार के खिलाफ नहीं जाना है, स्टेट को हमेशा एक लास्ट का ऑब्जेक्टिव ट्रूथ मानना, जिसको बाबा साहब नकारते हैं, उस तरह के डिस्कोर्स को नकारते हुए हमको ये भी बोलना पड़ेगा कि समाज के अंदर जो ये आइडेंटिटी वाला डिस्कोर्स है, जिस आइडेंटिटी को सेलिब्रेशन में हम कभी कभी गुम हो जाते हैं, है ना, कि जिसमें हम कभी किसी क्योंकि हमको तो पता है कि अपर कास्ट जो है वो तो पूरी जिंदगी, अनिकल समाज जो है उसमें मैं आपका मन परिवर्तन नहीं कर सकता हूँ। वो केवल एक व्यक्ति का हो सकता है कि अपर क्लास में से 1-2 व्यक्ति का मन परिवर्तन हो, लेकिन परिवर्तन केवल वैसा नहीं होता और ना मैं आपके ऊपर निर्भर रह सकता हूँ। तो परिवर्तन करने के लिए समाज में एक स्ट्रक्चरल मूवमेंट की बहुत जरूरत होती है, राइट। उस स्ट्रक्चरल मूवमेंट में जरूरी नहीं है कि आप अपने एनिमी को बार बार रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। फॉर इंस्टेंस, आई डोंट गिव डैम, मैं अपने कभी ये नहीं सोचता हूँ कि मेरे बारे में अपर कास्ट क्या सोचता है, मेरे को क्या रिस्पॉन्ड करता है, वो कितना मुझे स्पेस देता है, ये दिमाग में मेरे कभी रहता नहीं। हालांकि
उसको, क्योंकि और लेकिन वो मजे देता है। अगर मैं वो अपने प्रकाश को कुछ लिखूं, उसको डिबेट करूं, उसको ये इस तरह का ट्रोलिंग टाइप हो, तो हम लोगों को, कुछ लोग को मजा आता है, ऐसा लोग कुछ करते हैं, विच इज फाइन। बट जो समाज का बड़ा तबका है, जो आज समाज में जो है उनको उनको इमिटेट करता है, अगर मुझे कोई दो लोग इमिटेट करता है तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि समाज में आगे बढ़ने का तरीका क्या हो सकता है, समाज में स्ट्रक्चरल चेंजेस कैसे आ सकते हैं। इस तरह के डिस्कोर्स को हम लोग देखते हैं कि वो धरातल पे नहीं दिखता है। हमारा डिस्कोर्स कहीं हद तक राजनीति तक शुरू हो जाता है, जो कि बहुत लोगों को, इसलिए इससे हॉट टॉपिक ना, कि राजनीति की बात करो, राजनीति शुरू करो, राजनीति पे खत्म। और फिर एक हताशा वाला डिस्कोर्स है कि और वो भी हाँ ढंग फिर से तो नहीं कुछ कर पाते। वो भी ढंग से नहीं कर पाते। तो हाँ, अभी तो मुझे इसीलिए ऐसा लगता है कि भाई समाज का जो इंटेलेक्चुअल है उसकी जिम्मेदारी है कि समाज में एक बड़ा सखोल डिस्कोर्स जो समाज को अंदर से परिवर्तन कर सके, और साथ ही साथ वो डिस्कोर्स के साथ में समाज में अपने इंस्टीट्यूशन हम लोग कैसे खड़ा कर सके। क्योंकि आप जब तक हम जैसे बाबा साहब कहते हैं ना कि सामाजिक मूवमेंट, अगर हमारा सामाजिक जड़ों पर अगर हम मजबूत तरीके से नहीं खड़े हुए हैं हमारी, तो राजनीति, तो आज की राजनीति तो मीडिया, मसल माफिया, ये सब का है, आप कहाँ टिक पाओगे। मैं तो कहता हूँ कि नो सिंगल शेड्यूल कास्ट पार्टी इवन कैन विन अ शेड्यूल कास्ट रिजर्व सीट। आज की शेड्यूल कास्ट डेट का में तो अपने यही हो रिजर्व रहा है ना। सीट आप जीत नहीं सकते हो आज के तारीख में, हाँ, क्योंकि आज की उसको डेट में जीतने यही के हो लिए रहा है। मीडिया माफिया मनी आपको चाहिए, जो आपके पास नहीं है। हम्म। तो अच्छा, तो इसमें आपका आपका क्या रोड मैप है जहां पर कि आप इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे? एक आपने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया, अब ये एक बड़ा अम्ब्रेला हो गया। अब इसके अंदर आप कुछ ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे जहां पर कि हॉस्टल्स बिल्कुल हो सकते हैं, स्कूल्स हो सकते हैं। तो क्या बिल्कुल। आप इसको गवर्नमेंट के थ्रू करवाना चाहते हैं, या आप ये जिम्मेदारी समाज के ऊपर डालना चाहते हैं, समाज को एहसास कराना चाहते हैं कि ये सरकार से हम लड़ते रहेंगे, उससे हम मांगते रहेंगे, लेकिन ये समाज की भी जिम्मेदारी है? नहीं, सरकार से, मैं तो कहता हूँ कि इस देश के सरकार से ज्यादा बेहतर वर्ड है कि इस देश के स्टेट, जो इस सरकार में तो आज कोई बीजेपी ही कल हो सकता है, कांग्रेस आ जाए। हम्म। तो जो हम्म। स्टेट है इस देश का, हम चाहते हैं कि वो हमारी बात सुने। हम सवाल ये पूछ हम्म। रहे हैं, क्या इस देश का स्टेट हमारी बात सुनता है? इस देश का हम्म। स्टेट केवल केवल हमारी मरी हुई बॉडी के ऊपर आके चर्चा करता है, चाहे इस देश का मीडिया हो, राइट। चाहे इस देश का ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे इस देश के सरकार में बैठे हुए लोग हो, चाहे इस हम्म। देश का इवन जुडिशरी हो। हम्म। तो हमारा कहना है कि हम अगर जिंदा है तो इस देश का स्टेट, द इंडियन स्टेट, डू इंडियन स्टेट वांट्स टू लिसन अस, एंड इफ यस, अगर ऐसी बात है तो तभी सुनेगा आपको, जो समाज का अपना एक मूवमेंट जमीनी तौर पे खड़ा रहेगा। हम्म। क्योंकि इस देश का जो स्टेट है, जो इंडियन स्टेट है, इज बेसिकली अ ब्राह्मण बनिया स्टेट। जो हम्म। जो 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 इसको आप डेमोक्रेटिक स्टेट, इंडिया इज नॉट अ डेमोक्रेटिक स्टेट, इज अ ब्राह्मण बनिया रूल स्टेट, जहां पर राइट। जो है इस देश का जो अपकास्ट है, वो इस बात से तभी वो आपके सामने आता है, इंडियन स्टेट तभी एक्टिव होता है जब वो सोचता है अच्छा कुछ लोग मर रहे हैं क्या, और मरने के बाद भी आंदोलन कर रहे हैं उनपे कुछ लोग, तो सुना जाए, है ना। इस देश में आदिवासी जो है, जो इस देश का डब्ल्यूएचओ का रिपोर्ट ये कहता है कि ज्यादातर जो माए है आदिवासी और दलित समाज से दूर दूर दराज से, जो औरतें अपने बच्चों को जो जन्म देती है, वो अपने बच्चे, उसके शरीर में इतना ताकत नहीं है कि वो अपने बच्चों को दूध भी पिला सकती है ना। तो माँ और उसकी भी वजह से बुरी उनके हालत बच्चे में है, मर रहे हैं। बच्चा भी जो है तो लेकिन वो तब तक इंडियन स्टेट इसके ऊपर कुछ नहीं करेगा। जब वो आदिवासी सड़क पे आएगा तब वो एक तो उसको गोली मारेगा, नक्सल बोल के, या एक दलित को जो है नक्सल बोल के गोली मारेगा, उसको जेल में डालेगा, उस तरीके से काम करेगा। और वो नहीं कर पाएगा अगर वो दलित, आदिवासी या इस देश का जो बाकी पिछड़ा है, अगर और मूवमेंट को कंटिन्यूसली 20 साल 25 साल आगे बढ़ा के करेगा, तब इंडियन स्टेट उसको सुनेगा और बोलेगा अच्छा थोड़ा बहुत हम लोग कुछ निगोशिएट करते, चलो आपको हम लोग ये योजना देते हैं, वो योजना देते हैं। तो इंडियन स्टेट से कितनी उम्मीद हमको होनी चाहिए, इस बात के ऊपर मेरा बहुत पहले विश्वास था, अभी उतना नहीं है। क्योंकि उतने खास एग्जाम्पल इस देश का इंडियन स्टेट ने या बाकी सरकारों ने कोई कॉन्क्रीट एग्जाम्पल हमारे सामने नहीं दिया हुआ है। इसलिए मैं भरोसा करता हूँ कि समाज जो है हमारा, ये जो समाज जो है हमारा, हम कहते हैं कि समाज के पैसों से समाज, यानी पैसा जब मैं कह रहा हूँ तो बहुत बड़ा वेल्थ नहीं, मैं कहता हूँ कि अगर एक अगर छोटी सी जगह भी, एक स्कूल भी अगर आपकी एक बस्ती में, एक गांव में चल रही है, तो कम्युनिटी उसको कैसे चला सकती है, एक कम्युनिटी इंटरवेंशन करे। बाकी तो जब आपका सब स्ट्रक्चर बड़ा होता है तो सरकार खुद आपके पास आके कहती है कि नहीं नहीं अच्छा हम आपको साथ देना चाहते हैं, क्योंकि उसमें जो है हम अपना नाम जोड़ना चाहते हैं, इस तरह से बात होती है। लेकिन द मेन इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट द कम्युनिटी शुड फील। और मैं ये भी कह रहा हूँ कि इस तरह के जो सामाजिक इंस्टीट्यूशन है, ये भी कोई हमारा इमेंसिपेशन पूरे तरीके से नहीं कर पाएगी, क्योंकि उसका अपना एक लिमिट है।
आखिरकार जो बाबा साहब कहते हैं कि सामाजिक क्रांति, राजनीतिक क्रांति और धार्मिक क्रांति, ये जब तक पूरी तरीके से नहीं होती हमारा कोई इमेंसिपेशन नहीं हो सकता है। वो अल्टीमेट गोल है हमारे। लेकिन फिर भी हम्म। समाज के अंदर कुछ तो एकजुटता हो और समाज लेकिन के अपने ये कुछ जो इंस्टीट्यूशन सामाजिक हो क्रांति जिसमें है ये बैलेंस नींव बने। तैयार करेगी। हाँ बिल्कुल, एक जड़ें तैयार करेगी समाज हम्म। के अंदर, एक हौसला देगी समाज को। अभी जो जैसे आपका कुछ जिस पॉलिटिकल पार्टी को आप मानते हैं, वो जैसे हार जाती है आपके हौसले टूट जाते हैं। आप हम्म। तो हौसले तो हमारे बहुत पहले ही टूटे हुए हैं। उस हालात में फिर आप समाज को क्या देना चाहते हो, है ना? तो हम्म। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इस तरह का जो, जिसको मैं कहता हूँ दिलीप मंडल काइंड ऑफ डिस्कोर्स, जो कि इंटेलेक्चुअली बहुत पुअर डिस्कोर्स है, जो बहुत ही डिफिटेड काइंड ऑफ डिस्कोर्स है और वो एक मजे लेने वाला डिस्कोर्स है, उस डिस्कोर्स से हमारे लोग को बाहर निकलना पड़ेगा। इस तरह के छुटमुट डिस्कोर्स से, हम्म। जो केवल चिल्ला रहा है, बाबा साहब की बात कर रहा है, फूले की आइकॉन, ठीक है। हम्म। Now the things, as I said, the caste is not simply about touchability and untouchability. It's not just simply about representation. It is about the political economy of your country. कास्ट डिसाइड कि किसके पास कितना वेल्थ रहेगा, राइट? हम्म। और इसीलिए इस देश का स्ट्रक्चर हम देखते हैं नाउ। देयरफॉर दिस इज अ हाई टाइम दैट द शेड्यूल कास्ट कम्युनिटीज रेज देयर इंटेलेक्चुअल, द कम्युनिटी इटसेल्फ टू स्टैंड एंड से हम्म। दैट इफ वी आर द वन जिनके लेबर से इस देश का इनफॉर्मल इकोनॉमी फंक्शन हो रहा है, इस देश का 70 से 80% जीएसटी एसटी एसटी ओबीसी के लेबर से आ रहा है, तो फिर हम्म। हमारा इस देश के वेल्थ में हिस्सा कहाँ पे है? ये सीधा सवाल पूछना हमारे लोगों ने चाहिए। इस तरह का डिस्कोर्स खड़ा करने की जरूरत है, मुझे लगता है। लेकिन पिछले कई सालों में इस तरह का डिस्कोर्स ना तो हम समाज तक ले जा पाए हैं, और ना समाज से जो पढ़ा लिखा जो तबका निकल रहा है, उसमें कुछ एक्सेप्शन होंगे, मैं उन एक्सेप्शन की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन मेजोरिटी ऑफ जो पढ़ा लिखा जो तबका निकल रहा है उसको इससे कोई मतलब नहीं है सर। हम फैक्ट्स पे बात करते हैं ना, क्योंकि अगर मतलब होता तो कुछ हमें बदलाव दिखाई दे रहा होता। जिनकी जिम्मेदारी थी उन्होंने काम नहीं किया, इसीलिए आज हम इस परिस्थिति में हैं। आपने जैसे कहा कि कुछ लोगों ने बामसेफ खड़ा करा, तो सब लोगों ने बामसेफ खड़ा नहीं किया, वो एक्सेप्शन थे, मैं उनको एक्सेप्शन में गिनती करता हूँ। वो समाज में लेकिन आप देखिए ना वो हमारे। भी खत्म होने के कगार हाँ, पे ही है, क्योंकि वो वो भी गवर्नमेंट खत्म हो एम्प्लॉय का चुका है। ऑर्गेनाइजेशन था। तो अभी आप तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय बन ही नहीं पा रहे, तो संगठन कैसे बनोगे? हाँ, राइट। आप देखिए कि आज आज की अगर हम बात करें तो संत रविदास जयंती है आज। करोड़ों रुपए खर्च होगा पूरे भारत के अंदर, करोड़ों रुपए सिर्फ एक जयंती बनाने के लिए। बास आपकी जयंती आती है, हम लोग करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, लेकिन हम उस रिसोर्स को एक राइट वे में चैनलाइज नहीं कर पाते। हम अपने समाज को समझा भी नहीं पाते कि इसको किस तरीके से राइट वे में चैनलाइज करना है। आप ठीक है, आप मनाओ, जयंती मनाओ आप, लेकिन उससे ज्यादा हम्म। इंपॉर्टेंट काम है, वो इस पर कोई बात हाँ अभी नहीं मुझे करता। लगता है कि, हाँ मुझे ऐसा लगता है जो सिंबॉलिक बैटल थी हमारी, हम जीत चुके हैं। अभी इस हाँ। देश का एक प्रधानमंत्री हो या गांव में बैठा हुआ एक अनपढ़ जो अपर कास्ट का, डोमिनेंट कास्ट का जो एक सरपंच भी हो, हम्म। जो हम हमारे हाथ से छुआ खाता भी नहीं है और हमारा छुआ पीता भी नहीं है, हम्म। वो भी जो है जब चुनाव जीतना हो तो बाबा साहब की बात कर लेगा, बाबा साहब का स्टैचू लगा लेगा। तो वो हम्म। सिंबॉलिक लेवल पे बैटल हम जीत चुके हैं। आप सही कह रहे हैं, अभी इतने सालों में बाबा साहब के जाने के इतने साल बाद वो सिंबॉलिक लेवल का बैटल हम जीत चुके हैं। जब मैं हमेशा कहता हूँ कि वी हैव वन द सिंबॉलिक बैटल, वी हैव और हमारा जो राजनीतिक जो बैटल है हम लोग हार चुके हैं, और सामाजिक बैटल हमारी चलते आ रही है टुकड़ों में। हम्म। और हमारा आर्थिक बैटल के ऊपर हमने कभी सोचा नहीं ना, उसके ऊपर बहुत ज्यादा बात किया। हम्म। तो आई बिलीव, यस आई एग्री विथ यू, कि हमको अभी ये समय है कि जो समाज के जो मसले हैं, खास करके शिक्षा के मसले हैं, समाज के आर्थिक मसले हैं, रोजगार के मसले हैं, इसके ऊपर समाज में ज्यादातर बड़े लेवल पे बात किया जाए। अभी अभी हाउ हम्म। लॉन्ग वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट जस्ट अबाउट आइडेंटिटी, जस्ट अबाउट हाँ। आवर असर्शन? ठीक है, अभी मैं मैं यानी वो इसीलिए मैं हमेशा लिखता हूँ कि ये अभी विक्टिम ऑटोबायोग्राफीज जो मैं विक्टिम हूँ, फिर मैं विदेश में गया हम्म। पढ़ने के लिए हम्म। मैंने ये हम्म। किया, वो अभी मेरे ख्याल से दिस हैज बिकम क्वाइट बोरिंग नाउ। हम्म। मतलब से आए हम, मैं और मेरे जितने भी दोस्त थे अब संगठन में काम कर रहे थे, ऑल कम फ्रॉम वेरी एक्यूट पॉवर्टी। हमने गरीबी उस लेवल पे देखी कि हम, तो वो अभी उसको ही पकड़ के रख के समाज में हम्म। केवल उस तरह से चर्चा करना, बातें करना, आई थिंक दिस इज क्वाइट मीन्स आई डोंट थिंक उतना रिलेवेंस वो उसका तो बचा हुआ है वो अभी तो समाज समाज में। समाज के लिए आपको जनरेट भी नहीं कर रहे ना, वो किताब आपने लिख के समाज को क्या अस्सी दिया आपने? ठीक है, आपने बेचा, अस्सी आपने सत्तर रिसोर्सेज खड़े किए अपने लिए। 80-90% आपके समाज का लोग वही गरीबी में जी रहा है, उनको आप क्या वापस हाँ। दे रहे हो? लाइक व्हेन बाबा साहब वेंट टू, जब बाबा साहब फॉरेन में पढ़ने के लिए गए तो वेरी यंग एज में वो कास्ट इन इंडिया इस तरह का किताब लिखते हैं, जो उस तरह के जाति के डिस्कोर्स को, और उस समय में जो जितने बड़े एथनोग्राफर थे जाति के ऊपर लिखते थे, विदेशी हम्म। भारत के भी, उनको रिजेक्ट करते हुए अपना थीसिस लिख रहे हैं। एक यंग लड़का, हम्म। बाबा साहब हम्म। अपने एमए थीसिस में ही एक यंग सा लड़का जो है, वो उस थीसिस को लिख के दुनिया को बता रहा है कि जाति ऐसे नहीं, ऐसे काम करती है। वो जाति रेस नहीं है, जाति का एक अपना
परिदृश्य है। अलग जाति डिस्कोर्स अपने है आप उसका। में एक हाँ। लोकल प्रॉब्लम है और अलग उसका वाला फंक्शनिंग होता है। अभी आज की हम्म। तारीख में जो हमारे विदेश में लोग पढ़ने के लिए जाते हैं, दे आर नॉट प्रोड्यूसिंग एनीथिंग इंटेलेक्चुअल इनफ विच वी कैन रीड एंड चेंज आवर इंटायर डिस्कोर्स। दे आर राइट। सिंपली सी दे आर मोस्टली इन द यूरोप एंड वेस्टर्न कंट्रीज वेयर इट इज दे टू स्ट्रगल जस्ट टू सर्वाइव देयर। तो ये क्या हो गया कि हमारे समाज में जो इंटेलेक्चुअल है उनका ज्यादातर जो मसला है सर्वाइवल का मसला है। दे वांट टू गेट हम्म। नेम फेम एंड थिंग्स एंड ऑल ऑफ दैट। और उस सब दौड़ में क्या हो जाता है कि जो रियल मसले समाज के हम्म। है ना, कि हम्म। जो रियल जो इश्यूज है जिसके ऊपर सोचना चाहिए हमें, जिसके ऊपर योजनाएं बनानी चाहिए, उस तरह का कुछ हम्म। हम लोग जब अभी हमने आयसा के माध्यम से कुछ लोगों को अप्रोच किया कि इस तरह का मंथन करने के लिए हम लोग कुछ दिन बैठे साथ में और समाज में जो मसले है हम्म। उसको कैसे एक सामाजिक लेवल पे हम क्या कर सकते हैं, हम्म। तो लोग इंटरेस्ट नहीं दिखाते। पढ़े लिखे समाज के लोग भी उसमें अपना योगदान नहीं देना चाहते। हम्म। दे आर सिंपली वो दूर से ही अपने आप को उसको देखना चाहते हैं, अच्छा बुरा कहना चाहते हैं। तो हम्म। बहुत मुश्किल है। ये यानी मैं ये भी, और समाज में भी जो लोग हैं, समाज में भी जो लोग हैं हमारे, अभी उनको तो कोई गलती नहीं मानता हूं मैं। अभी जैसे हमारे इंस्टाग्राम पे ज्यादातर यंग से लड़के लड़कियां हैं। हम्म। अब मुझे बहुत बार अपनी जिम्मेदारी लगती है कि भाई अगर हम, मुझे बहुत बार लोग कहते हैं कि तुम इंस्टाग्राम पे भी एक्टिविज्म करते हो। मैं कहता हूँ कि फिर हम्म। जो है कि जो हमारे बच्चे हैं तो वो तो उस तरीके से का जो एक आइडेंटिटी से ब्लाइंड सेलिब्रेशन का डिस्कोर्स है उसमें बहा के निकल जाते हैं। और फिर हम्म। उनको पता चलता है कि नहीं ये तो थक जाते हैं उस चीज से, या जिंदगी भर हम्म। फिर वही करते रहते हैं। तो मुझे लग तो बट अनफॉर्चुनेटली अवर अवर इंटेलेक्चुअल क्लास ऑल्सो वेरी फ्यू, जो हमारे साथ अभी संगठन में जुड़े हुए लोग हैं और जो बाहर से भी हमको बार बार समर्थन देते हैं, मार्गदर्शन करते हैं, बहुत कम लोग हैं जो हम्म। इस तरह का मार्गदर्शन हम्म। करना चाहते हैं, जो इसमें रुचि रखते हैं। तो बड़ी बुरी हालत हमारे समाज की भी है जिसके ऊपर रिफ्लेक्शन करना आई मुझे गेस। हंसी इसीलिए आई क्योंकि सेम एक्सपीरियंसेस मेरे रहे कि हम कोई आइडिया लेके जाते हैं कि सर इस पे काम किया जा सकता है, इट्स वेरी नेसेसिटी, बट वो बोलते हैं हाँ ठीक है करेंगे करेंगे, और फिर वो तो बस चला जाता है। इसलिए मैं हंसी आ गई मुझे उस पर कि नहीं करते लोग, एक्चुअल में नहीं करते। खैर, जाति के प्रश्न पर हम आते हैं तो बाबा साहब ने एक बहुत बड़ा मूवमेंट चलाया कि हमें जाति को खत्म करना है ना। और उसमें उनकी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है कास्ट इन इंडिया, थीसिस थी उनकी पहली। उसके बाद खैर इनहेलेशन ऑफ कास्ट को पता नहीं लोग जबरदस्ती इतना बोलते हैं, जबकि वो दलितों के लिए लिखी भी नहीं थी, हम लोग पढ़ते क्यों हैं। ठीक है एक बार पढ़ लिया, लेकिन उसको इतना सेलिब्रेट करते हैं, जबकि कास्ट इन इंडिया मुझे लगता है कि वो ज्यादा इंपॉर्टेंट बुक है, जिसमें कि वो बताते हैं कि कास्ट कैसे इमर्ज होती है, कास्ट को कैसे बनाए रखने के लिए क्या क्या टूल्स उन्होंने इस्तेमाल किए, और वो एक तरीका है जहां से फिर बाबा साहब उसको खत्म करने की कोशिश करते हैं। लेकिन आज के दौर में कास्ट को खत्म करने की बात तो बिल्कुल नदारत है। मैं जब भी दलित इंटेलेक्चुअल या बहुजन इंटेलेक्चुअल को सुनता हूं तो उनका ये रहता है कि जिसने शुरू किया वो खत्म करे। तो मुझे ये लगता है कि अगर मेरे घर के सामने किसी ने कचरा फैला दिया है जो कि मुझे बुरा लग रहा है ना, तो मैं क्या ये बार बार यही कहता रहूं कि जिसने फैलाया है वो उठा के साफ करे? घर तो मेरा है ना, तकलीफ तो मुझे हो रही है ना, प्रॉब्लम तो मुझे है ना उससे। तो हम विद इन दी दलित कम्युनिटी क्या हम उस कास्ट को खत्म करने की कोई कोशिश कर रहे हैं, या आपके हिसाब से इस तरह का कुछ मूवमेंट चलना चाहिए जो कि विद इन दी दलित जो शेड्यूल कास्ट जो कम्युनिटी है उसके अंदर जो मल्टीपल कास्ट है उसको हम खत्म कर पाए? नहीं, जैसे आपने कहा ना कि मुझे भी ये लगता है कि जाति जो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का जो बर्डन है, जो पूरे जाति को खत्म करने का जो मसला है, वो नेचुरली भी जैसा कमजोर तबका अपने कांधों पे नहीं ले सकता है ना, क्योंकि वो उस, और सवाल तो ये है कि जाति खत्म करने से इस का मसले को लेकर सवाल से पहले मसला है कि जाति टिकाना कौन चाहता है। जाति वो लोग टिकाना चाहते हैं जिससे जिसका जिसका खास करके उनको एक मटेरियली, कल्चरली, सोशली फायदा होता है। तो जाति जो है वो जैसे हर स्ट्रक्चर जो है, जेंडर हो, जो समाज में पितृसत्ता जिसको हम कहते हैं, पेट्रियार्की कहते हैं, चाहे क्लास सिस्टम कहते हैं, और फिर भारत में हम जब जाति का सिस्टम देखते हैं तो कोई भी सिस्टम अपने आप में ही रिप्रोड्यूस नहीं होता है। जो आज है वो कल अगर आपको स्ट्रक्चर दोबारा तैयार होना चाहिए तो उसके लिए कुछ फोर्सेस की बहुत जरूरत होती है ना। तो जाति का जो उन्मूलन है, जो जो एनिहिलेशन है, वो केवल और केवल इतना कहना, जैसे मैं कहता हूँ कि वो मैं बदल गया इसलिए जाति का स्ट्रक्चर बदल गया, ये ऐसा भी नहीं है। जैसे मैं कहता हूँ कि जाति जो है वो अपने आप में, अगर वो केवल छुआछूत का मसला नहीं तो मोनोपोली का भी मसला है, एक पॉलिटिकल इकोनॉमिक का मसला है। तो एक बड़ा तबका इस देश का, जिसको भी इस देश का ब्राह्मण अपर कास्ट जो कहते हैं, वो उस जाति के स्ट्रक्चर को रिप्रोड्यूस करता है। पहले गांव विलेज इकोनॉमी लेवल पे स्ट्रक्चर पे रिप्रोड्यूस करता था, और कैसे रिप्रोड्यूस करता है वो कोहर्सन से, पावर से, फोर्स से, पनिशमेंट से। तुमने ये बाउंड्री क्रॉस की
तुमने अगर इस लड़की से लड़के से शादी की तो हम तुमको मार देंगे, ये कर देंगे, तुमने अच्छे कपड़े पहने, तुम दूल्हा बन के अगर घोड़ी पर बैठे तुम तो दिस इज नॉट सिंपली अबाउट प्रैक्टिसिंग कास्ट, दिस इज ऑल्सो अबाउट टू रिप्रोड्यूसिंग द कास्ट, टू रिप्रोड्यूसिंग द स्ट्रक्चर, दोबारा से उसको रिप्रोड्यूस कैसे किया जाए। लेकिन क्या जाति केवल यहाँ तक सीमित है कि नहीं, जाति आपके सो कॉल्ड जो मॉडर्न इंस्टीट्यूशन है, जो आपकी जुडिशरी, जो आपका ब्यूरोक्रेसी, जो आपकी सरकार है, जो आपका मंत्रालय है, जो आपका कॉर्पोरेट सेक्टर है, वहां पे उसको कैसे रिप्रोड्यूस किया जा रहा है। उसको रिप्रोड्यूस हो सकता है कि आप, मैं आपको ये कहूँ कि मैं आपका बॉस हूँ, मैं कोई अपर कास्ट हूँ और मैं कहूँ कि नहीं मैं तुम्हारा बहुत अच्छा दोस्त हूँ, हम लोग तो कॉर्पोरेट सेक्टर में है, सब इक्वेलिटी को बात मानते हैं। लेकिन सवाल है कि वो कैसे रिप्रोड्यूस हो रहा है, वो ऐसे रिप्रोड्यूस हो रहा है कि वो ज्यादातर संख्या अपर कास्ट की जब उसमें होगी, तो जैसे मैंने कहा कि वो अपने लोगों को वहां रिक्रूट करेगा तो वो स्ट्रक्चर उस तरीके से रिप्रोड्यूस करेगा। और जो नैरेटिव उसके पास है, जो जिसका मीडिया पैदा करता है, मेरिट का, रिजर्वेशन का, और कैसे दलित के पास मेरिट नहीं है, वो पूरे लॉजिक को लेकर उस स्ट्रक्चर को दोबारा से रिप्रोड्यूस करेगा। तो जाति जो है वो केवल खत्म करने की बात नहीं है, सवाल तो सबसे पहले ये है कि उसको रिप्रोड्यूस कौन कर रहा है, वो खत्म क्यों नहीं हुई, सवाल है वो खत्म क्यों नहीं। तो सपोज ऐसे खत्म नहीं हो सकती कि मेरा मन चेंज हो गया तो मैं नहीं। फॉर इंस्टेंस अगर मैं एक आदमी हूं, अगर मैंने कहा कि चलो मैं इस बात को मानता हूं कि समाज में जेंडर के नाम पे इनइक्वलिटी है, मुझे सुधरना चाहिए, मैं सुधर गया, क्या इसका मतलब समाज का स्ट्रक्चर सुधर गया? नहीं सुधर गया। अभी भी मैं और मेरा कोई मेरे साथ कोई लड़की है, पार्टनर है मेरी, अगर वो रात के 11 बजे बाहर सड़कों पे घूमना चाहती है, वो नहीं घूम सकती है, चाहे मैं कितना भी अच्छा इंसान क्यों नहीं। तो मेरे अच्छे बनने से उसको कोई फायदा नहीं होने वाला है। फायदा तो उसको तब होगा जब समाज में इस तरह के जो कि जब तक आंदोलन के रूप में एक आमना सामना उस विषयों पर नहीं होता है, तब तक अगर आपको ये लगता है कि जाति इसलिए खत्म हो जाएगी क्योंकि लोगों के मन परिवर्तन हो जाएगी, तो ये गलत भावना है। जाति तभी खत्म होगी जब इस देश का दबा कुचला सेक्शन जो है वो अपनी सत्ता पर काबिज होगा। सत्ता का मतलब केवल राजनीतिक सत्ता नहीं, वो कल्चरल सत्ता और साथ ही साथ आर्थिक सत्ता के ऊपर पूरी तरीके से काबिज होगा, तब जाति खत्म हो सकती है। और तभी भी अगर नहीं हुई, तभी भी अगर ये नहीं हुई तो वो बर्डन इस देश के दबे कुचले समाज पर नहीं होना चाहिए, है ना। नहीं इसीलिए केवल अगर मन परिवर्तन की बात हो, सब ध्यान कर दे, सबको ये बोले कि सब अपर कास्ट को हम रिक्वेस्ट करते हैं कि वो अपनी जगह पर बैठे, अपनी आंख मूंद के बैठे, अपने अंतरात्मा को आवाज दे और जाति को छोड़ दे। दिस इज नॉट हाउ इट इज गोइंग टू एंड, दिस इज अ स्ट्रगल। बाबा साहेब यूजेस हिज वर्ड वेरी केयरफुली, ही सेज दिस इज स्ट्रगल एंड दिस स्ट्रगल has to be fought on the ground. When he says कि सामाजिक क्रांति, धार्मिक क्रांति, आर्थिक क्रांति, राजनीतिक क्रांति, he uses the word revolution. वो सिंपल वर्ड इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, वो सामाजिक क्रांति शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो केवल सामाजिक, इसलिए वो बार बार जो रिफॉर्मिस्ट अप्रोच है, उस रिफॉर्मिस्ट अप्रोच को बार बार क्रिटिसाइज कर रहे हैं अपने समय में भी और उनके समय के पहले भी जो लोगों ने रिफॉर्मिस्ट अप्रोच इस्तेमाल किया जाति को बदलने के लिए। बाबा साहब रेवोल्यूशन इस शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट। नाउ लास्ट थिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन ऑफ कि भाई जो जाति का है तो उन्मूलन का सवाल है, तो जाति की उन्मूलन जो हमारे भीतर जो हम लोगों ने को लगता है थोड़ा बहुत सिक्योरिटी मिलता है कि मैं चमार हूँ तो कोई महार है, तो कोई दुसाध है, तो कोई पासी है, तो कोई, ये जो है समाज में एक बहुत बड़ा डिस्कोर्स। इसीलिए आयस्का के हम लोग ये कहते हैं कि हमारी ये जिम्मेदारी है अभी कि समाज के जो अलग अलग धड़े उनको जाके बैठ के मिल के समाज में मूवमेंट चला के बात करें कि भाई इनसे आपको, अगर मैं अपने आप को कोई ब्राह्मण अपने आप को ब्राह्मण मान के अगर आगे करता है उसको कुछ फायदा है, आपको कुछ फायदा नहीं। एग्जैक्टली मुझे ये चीज आज तक समझ में नहीं है कि भाई आपका नुकसान हो रहा है, आप क्यों इसको आगे लेके जा रहे हो, कुछ फायदा नहीं। हाँ, एक अपर कास्ट को एक अपने आप को जाति में बांधते हुए अपने जाति को आगे बढ़ाने के लिए उसके पास रिसोर्सेस है ना। जैसे इस देश में जब विमेन डेवलपमेंट की, विमेन एम्पावरमेंट की बात हुई तो इस देश के अपर कास्ट महिलाओं ने पूछा कि भाई हमारे रिप्रेजेंटेशन का क्या। जैसे कॉर्पोरेट सेक्टर में अभी ज्यादातर जो अपर कास्ट आदमियों के बाद में अपर कास्ट महिलाएं ज्यादातर है बड़े बड़े पोजीशन पे, तो वो विमेन रिप्रेजेंटेशन के नाम पे उनका रिक्रूटमेंट होता है, नहीं तो वो उनको पेट्रियार्की का लेसन सुनाती है। तो अपर कास्ट आदमी के पास कुछ देने के लिए है अपर कास्ट औरत को। जैसे जब हम यूनिवर्सिटी में थे तो फेमिनिज्म के नाम पे, जेंडर के नाम पे अगर मूवमेंट कोई चला और उन्होंने कहा कि नहीं यूनिवर्सिटी में हमारा रिप्रेजेंटेशन क्या, हमारे आइडियोलॉजी का क्या, तो इस देश के सरकारों ने और इस देश के जो ज्यादातर अपर कास्ट आदमी इंस्टीट्यूशन में काबिज करके बैठे थे, उन्होंने कहा कि चलो हम आपको विमेन स्टडीज देते हैं। तो लेकिन तो अपर कास्ट आदमी के पास कुछ देने के लिए है अपर कास्ट औरत को, है ना। वैसे ही जो है, लेकिन दलित आदमी के पास अपनी समाज के जो ज्यादातर जो दलित वर्ग है वो इकोनॉमिकली पुअर है। उसी तरीके से मैं कहता हूँ कि एक जैसे महाराष्ट्र में एक महार है और उसी गांव में एक मातंग रहता है,
और वो अपने आप को, अगर कोई अपने आप को सुपीरियर मान रहा है उन दोनों में से कोई, हम्म, तो आप एक दूसरे को सुपीरियर मान के करने क्या वाले हो? केवल और केवल हम्म, थोड़ी देर के लिए खुद को अच्छा लगेगा। लेकिन एक जब हम्म, गांव का मराठा बोलता है कि मैं सुपीरियर हूं, तो उसके पास 100 एकड़ जमीन बैठी हुई हम्म, है ना। तो मैं यही कह रहा हूँ कि दिस इज हाई टाइम कि इस तरह के डिस्कोर्स को छेड़ा जाए, समाज में एकता हाँ, बनाई जाए, और समाज में एकता एटलीस्ट मिनिमम कुछ मसलों पर एकता बनाई जाए, जिस पर हम ये कहें कि हम्म, भाई जो है कि आप जो है आपके मसले देखिए, आपकी हालात देखिए, आपकी सिचुएशन देखिए, और उस सिचुएशन को देखते हुए एक शेड्यूल कास्ट का अपना एक यूनिटी होना चाहिए। एक हम्म, एक और वो बाबा साहब के समय में समहाउ इट वाज देयर, यानी बंगाल से हम्म, लेके महाराष्ट्र तक, और महाराष्ट्र से लेके साउथ तक और पंजाब तक एक तरह का शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का हम देखते हैं कि हम्म, विस्तार होता है, और बाबा साहब एक सबको लामबंद करके राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जाते हैं। उसके बाद में एक जीत के आते हैं पहले राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, सेपरेट इलेक्टोरेट सेपरेट सेटलमेंट, क्योंकि वो यूनिटी थी, है ना। शेड्यूल कास्ट के हम्म, अपने लीडर्स और समाज में अलग अलग जगह से बाबा साहब को प्रतिसाद मिला कि हाँ आप हमको रिप्रेजेंट कीजिए। तो उस तरह की जो हालत है अभी हमको नहीं दिखनी मिलती है, और रादर फोकसिंग अवर एनर्जी ऑन सच अ बिग क्वेश्चन की जाति का उन्मूलन कैसे होगा, और हम्म। हम जाति को कैसे उन्मूलन करेंगे, पर उससे ज्यादा मुझे लगता है कि हमको इस बात पर ये देना चाहिए कि जो कम्युनिटी जिसके पास ना रोजी है, ना रोटी है, ना अपर कास्ट आपका आपको हम्म, रिस्पेक्ट देना चाहता है, ऐसे हालातों में आपको इकट्ठा पहले आने के बजाय आप पूरी हाँ, दुनिया का बोझ अपने कांधों पे नहीं ले सकते। खैर, मेरा जो पर्सपेक्टिव है कास्ट को खत्म करने का, वो ये नहीं है कि पूरे दुनिया से कास्ट खत्म हो जाएगी, जो कि टोटली देखा जाए तो बहुत ही इम्प्रैक्टिकल चीज है। और हम ये सोचे कि अपर कास्ट जो जो बावन बनिया क्षत्रिय हैं वो कास्ट को खत्म करेंगे, तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, क्योंकि उससे उनको फायदा हो रहा है। तो जो दलित कम्युनिटी है वो अपने भीतर, जैसे महार, मातंग, चमार, डोम, ये सारे जो कम्युनिटी हैं, या आपस में एक साथ आए, रोटी बेटी का संबंध करें, विच इज, मुझे ऐसा लगता है कि विच इज द वेरी परफेक्ट वे टू कोलैब यस यस। विद डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटीज। और वो जो है वो ज्यादा बेटर होगा जब हमारे लोग एक साथ आके शादी करेंगे, फंक्शन एक साथ होंगे, हम लोग का जो डिफरेंट कल्चर है वो हम लोग साथ में साझा करेंगे, तो वहां से हमारी यूनिटी स्ट्रांग होगी, वो लेकिन वो तब मजबूत तक नहीं होगी। होगा जब तक समाज में आपका कोई स्ट्रक्चरल मूवमेंट नहीं दोस्त। मैं एग्री कर बिना रहा हूँ आपकी मूवमेंट बात से से। समाज में बदल नहीं हो सकते, आपको मूवमेंट मैं हमारे एग्री कर रहा हूँ इसीलिए। आपकी बात से। हाँ वो पर मेरा ये है एक कि इन एक सारे रिश्ते का मुद्दों भी पर काम भी है, चर्चा, इन सारे मुद्दों पर होनी चर्चा होनी चाहिए। चाहिए। मैं एक बस उदाहरण दूंगा। मैंने अपने चाचा जी से कहा कि मैं चमार कम्युनिटी से बिलोंग करता हूं, तो मैंने उनको बोला कि मैं चमारों में शादी नहीं करूंगा, चमार और अपर कास्ट जितने भी हैं इनमें शादी नहीं करूंगा, बाकी आप कहीं की भी लड़की लेकर आओगे तो मैं शादी कर लूंगा। तो बोलते हैं नहीं, ऐसे थोड़ी ना होता, अपन किसी की भी लड़की से थोड़ी ना शादी कर लेंगे, हम तो चमार हैं, चमारों में शादी करेंगे। तो जिन लोगों को ये लगता है कि चमार कास्टिज्म नहीं करते हैं, ये मैं अपनी खुद की फैमिली का एग्जाम्पल बता रहा हूँ। जाति बहुत गहराई तक हर जाति के भीतर है, और वो जातीय दम कोई छोड़ना नहीं चाहता है, और जब तक वो छूटेगा नहीं हम एक साथ आ नहीं पाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिस पर हमें काम करने की जरूरत है। खैर, अब हम आखिरी चरण में अपने इंटरव्यू के, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, बाबा साहब ने जो धार्मिक क्रांति की बात की, जो कि बुद्धिज्म है, उन्होंने उन्होंने हमें मेहनत करने के लिए नहीं छोड़ा कि आप अपने हिसाब से देख लो आपको कहाँ जाना है। उन्होंने हमें रास्ता दे दिया कि भाई ये रास्ता है, इस पर आपको चल के धार्मिक क्रांति करनी है। लेकिन हम उसमें भी देख रहे हैं कि वहां पर भी हम कुछ ज्यादा कुछ अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, वहां पर भी हम कंटिन्यूसली बेसिस पर पीछे ही जा रहे हैं। इस पर आपका क्या? और एक डिबेट चलती है कि जो दलित है, जो बुद्धिस्ट हो गए हैं वो बोलते हैं हम दलित नहीं कहेंगे, और जो दलित हैं वो तो उनको तो सारी चीजें अभी उनके दिमाग के बाहर ही चल रही हैं। लेकिन जो दलित और बुद्धिज्म की, दलित और बुद्धिस्ट आइडेंटिटी की जो डिबेट है, उसको आप कैसे देखते हैं, विच इज, और किस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं? नहीं, वो मुझे बहुत फुटाइल डिबेट लगता है वो, हम्म, क्योंकि सवाल धर्म परिवर्तन का ऊपर अगर आप बाबा साहब के विचार अगर पढ़ते हैं बारीकी से, हम्म, या बुद्धिज्म के ऊपर भी उनके विचार पढ़ते हैं, तो बुद्धिज्म वो उस बुद्धिज्म को रिजेक्ट कर रहे हैं जो बाबा साहब का काठमांडू का जो भाषण था। एक तो हम्म, उनका भाषण और बुद्ध और कार्ल मार्क्स का जो उनका जो एक जो अंतर उन्होंने बनाया हुआ है, तो उसमें बार बार उस बुद्धिज्म की उस समझ को रिजेक्ट कर रहे हैं, जो समझ केवल और केवल वहां तक सीमित होती है कि जहां पर आप बुद्धिज्म को एक स्पिरिचुअल लेंस तक ही सीमित, स्पिरिचुअल हम्म, लिमिट तक ही खत्म कर देते, जहां पर हम्म, मेडिटेशन, सेल्फ को जानना, ये सब। हम्म, बाबा साहब रादर कह रहे हैं कि बुद्धा जो मार्क्स अभी कह रहे हैं, वो बुद्धा ने उस समय कहे कि 2500 साल पहले कह दिया था कि प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं के खिलाफ बात की थी। उन्होंने ये कहा कि भाई कमजोर तबका जो अपने डिफेंस के लिए यदि
हथियार भी उठाता है और अगर अपने डिफेंस के लिए अगर वो अपनी सुरक्षा करता है तो उसको हिंसा नहीं कहा जाता है। उसको वह तो वो अहिंसा और हिंसा के इस मसले के ऊपर भी उस स्पीच में और उस बुद्ध और कार्ल मार्क्स के डिस्टिंक्शन में वो बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मुझे वॉकिंग बुद्धा चाहिए, मुझे सिटिंग बुद्धा नहीं चाहिए, जो क्रांति लाने वाला बुद्धा है। तो बाबा साहब बुद्धिज्म को लेकर बहुत क्लियर थे कि बुद्धिज्म जो है एक ऐसा एक मैं तो रिलीजन कहूंगा, उसको लोग धम्मा कहते हैं, बोलते बुद्धिज्म इज नॉट रिलीजन, इट्स ए धम्मा। नो, बाबा साहब सेड इट इज रिलीजन एंड इट हैज टू बी रिलीजन। अगर कोई भी दबे कुचले समाज को अगर आगे बढ़ाना चाहता है, उसका कल्चर बनाना चाहता है, तो अगर कोई भी चीज धार्मिक आधार पर नहीं बनेगी, धार्मिक आधार इसीलिए क्योंकि उसमें कुछ सैंक्टिटी होती है, कुछ कुछ नॉर्म्स होते हैं, है ना। और सबसे पहले दबे कुचले समाज से अगर कोई चीज छीनी जाती है, उसका मटेरियल पोजीशन छीनने के बाद में, तो उसका वाला जो है कल्चर खत्म किया जाता है। जो बाबा साहब रेवोल्यूशन काउंटर रेवोल्यूशन में यही बता रहे हैं कि बुद्धिज्म को कल्चरली कैसे खत्म किया गया। मटेरियली तो खत्म किया ही गया है हम लोगों को, लेकिन कल्चरली क्यों खत्म किया गया। तो ऐसे समाज जो कल्चरली डिस्ट्रॉयड है, उस समाज का अगर आपको कल्चर बनाना है, तो उसको उसको केवल ये कहना है कि बुद्धिज्म इज जस्ट अ वे ऑफ लाइफ, तो उसको एक तरीके से डायरेक्शन लेस छोड़ देना हो जाता है। रिलीजन बाबा साहब जैसे कहते हैं कि ये कलेक्टिव कॉन्शियसनेस को प्रोवाइड करता है। बाबा साहब डरखाइम नाम के जो सोशोलॉजिस्ट थे, उनको अग्री करते हुए वो ये कहते हैं कि रिलीजन की भी इंपॉर्टेंट है, खास करके दबे कुचले समाज के लिए या समाज के लिए इन जनरल भी। और इसीलिए वो बुद्धिज्म को उस फॉर्म में देखते हैं, एक रेडिकल फॉर्म में देखते हैं कि वो एक ऐसा रिलीजन जो समाज में हमको एक ऑटोनॉमी देगा, जहां पे अभी मुझे जरूरत नहीं किसी से एक्सेप्टेंस लेने की। रादर मैं अभी ये समझू कि मैं उस आइडियोलॉजी को मानता हूँ, उस गुरु को मानता हूँ, मार्गदाता को मानता हूँ, जो जिसकी फिलोसॉफी ह्यूमन से स्टार्ट होती है, इंसान से स्टार्ट होती है, मानव के कल्याण से स्टार्ट होती है और मानव के कल्याण पर खत्म होती है, जहाँ पे ना कोई देवता है ना कोई आत्मा है। तो इस तरह की आइडियोलॉजी को लेकिन आप केवल एक वे ऑफ लाइफ की तरह नहीं, तो एक धर्म के ढांचे में भी साज के आपको परोसना पड़ेगा, समाज में लाना पड़ेगा। इस चीज को बाबा साहब कहते हैं। अभी मैं आता हूँ दलित और बुद्धिज्म वाले वर्ड के ऊपर, मैं इसलिए इसको फुटाई कहता हूँ, बहुत ही बेतुकी डिबेट कहता हूँ। वो अपने आप में एक इंफीरियर डिबेट मुझे लगती है कि हमारे लोग बार बार ये कहते हैं कि नहीं मुझे ये मत कहो, मुझे वो कहो। अब महाराष्ट्र में जो लोग खास करके समय बाबा साहब के साथ में महार कम्युनिटी के लोग कन्वर्ट हुए ज्यादातर, अभी धीरे धीरे बाकी समाज के लोग भी कन्वर्ट हो रहे हैं। अभी जो कन्वर्ट नहीं हुए, अभी समझ लो सिख कोई है, तो अल्टीमेट तो बाबा साहब का जो विजन है कि प्रबुद्ध भारत बनाना है, वो तो अल्टीमेट गोल है ही। लेकिन अगर समाज में ऐसे लोग हैं, जैसे महाराष्ट्र में मोर देन 50 जातियां है शेड्यूल कास्ट के अंदर, अब वो 50 जातियों में से किसी को नहीं पता कि ऐसे ऐसी जातियां शेड्यूल कास्ट में जो रोजमर्रा के मसलों के ऊपर इतनी ज्यादा ये है कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। दूर दराज में अगर आप जाते हैं तो महाराष्ट्र में भी शेड्यूल कास्ट के उन जातियों में से खाने के लिए नहीं ढंग से। अब उसके पास जाके अगर आपको आंदोलन खड़ा करना है तो मैं उसको, और वो बुद्धिस्ट भी नहीं, वो अपने आप को किसी लोकल फॉर्मों पर, जिसको हिंदू हम कह सकते हैं, जिसको वो अपने पूर्वजों को मानता है, किसी चीज को मानता है, तो उसको मैं जाके अभी ये कहूँ कि तुम बुद्धिस्ट हो, मैं तुमको दलित नहीं कहूंगा, तुमको चलो मैं कहता हूँ कुछ भी कह दो, मूल निवासी कह दो, कुछ भी कह दो। सवाल अभी केवल कहने की बात नहीं है। और इतनी इन्फिनिटी आपके अंदर क्यों है कि आपको डर लग रहा है कि आप दलित बोलोगे तो कोई आपको नीचा देखेगा। आई डोंट गिव डैम कि कौन मुझे क्या देखेगा। आप अपने आप में कितना कॉन्फिडेंट हो, आप अपने आप में कितना खुद को ये कर रहे हैं। अब मैं उसको क्या कहूँ, अभी कोई समझ लो कोई शेड्यूल कास्ट है, क्रिश्चियन भी है, तो मैं उसको बुद्धिस्ट कह दूं, दिस इज डिफिकल्ट टू आर्ग्यू। तो ये तो बहुत ही वो कुएं का मेंढक वाला सोच हो गया। अगर आपको पूरे भारत में आप कहते हो कि शेड्यूल कास्ट है और शेड्यूल कास्ट को एक धारा में लाना है, और उनको चलो मैं मानता हूँ कि बुद्धिज्म भी बताना है, उनको आपको बुद्धिज्म भी बताना है, उनको बुद्धिज्म में कन्वर्ट भी करना है, आपका अगर मकसद ये भी है, तो भी आप उनको डायरेक्टली बुद्धिस्ट एड्रेस नहीं कर सकते। शुरुआत में कोई कॉमन आइडेंटिटी आपको जो है उनको यूज करना पड़ेगा, कुछ बताना पड़ेगा। अभी हम कहते हैं शेड्यूल कास्ट एक लीगल टर्म है, लेकिन शेड्यूल कास्ट कैटेगरी जो है भला ही एक लीगल टर्म है, लेकिन जमीनी तौर पे जब आप आंदोलन का पार्ट बनती है तो वो शेड्यूल कास्ट कैटेगरी लोगों को हो सकता है कि लोगों को इन्वोक ना करे, लोगों को उससे हो सकता है कि सामाजिक लेवल पे कोई रिलेवेंस ना लगे, तो फिर क्या। तो अगर कोई ऐसी कैटेगरी आप बताते हो कि जो समाज में खाली महाराष्ट्र के बुद्धिस्टों को लेकर नहीं, लेकिन पूरे भारत के जो अलग अलग शेड्यूल कास्ट का कम्युनिटी है उनको एक जगह लाना हुआ है, तो क्या फिर क्या टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करनी चाहिए, वो ये बताते नहीं है, वहां पर चुप हो जाते हैं। तो वो मुझे लगता है कुएं के मेंढक वाला डिस्कोर्स है, उसका कोई ज्यादा महत्व नहीं है। वो डिस्कोर्स ज्यादातर मुझे समझता है कि जो पढ़े लिखे, जो मिडिल क्लास, जिनके पेट भरे हुए महाराष्ट्र में कुछ लोग जो है, उनका डिस्कोर्स है, वो उस मसले पर काम नहीं करना चाहते।
अब जैसे महाराष्ट्र में समता सैनिक दल है, समता सैनिक दल का अगर संविधान आप पढ़ते हो जो बनाया गया था, वो संविधान समाज की सुरक्षा कैसे किया जाए इसके लिए होता है। अभी वो समता सैनिक दल नेताओं की सुरक्षा कैसे करनी चाहिए वहां तक सीमित रह चुका है ना। तो वो तो उसको आप क्या कहोगे? तो मैं यही कह रहा हूं कि समाज में हर चीज अभी, और इसीलिए वो तो महाराष्ट्र में अभी उस मसले पर बात नहीं होती है। अब जब समता सैनिक दल का ये मसला होना चाहिए कि एट्रोसिटी कैसे रोका जाए, ये उसका सबसे बड़ा योगदान हो सकता था, वो काम नहीं करता है। तो महाराष्ट्र में जो कुछ कुछ लोग हैं वो इस बात में इतने विलीन है, इतने विलीन हो चुके हैं और इतने ज्यादा विचारवंत आगे बढ़ चुके हैं वो लोग कि अब कुछ भी जो भी ऑब्जेक्टिव सवाल है, नौकरी का सवाल हो, आपके शिक्षा का सवाल हो, एट्रोसिटी का सवाल हो, जमीन का सवाल हो, जो भी इतने सवाल हो, वो सबको दरकिनार करते हुए एक चीज पूछते हैं, आपने दलित क्यों बोला, आपने बुद्धिस्ट क्यों नहीं बोला। अब उसके बगल में एक वाल्मीकि कम्युनिटी रह रहा है जो खुद को हिंदू बोल रहा है, वो उसको भी आप कैसे जोड़ोगे अपने साथ? वो ये नहीं सोच रहा है, वो ये सोचता है कि तुमने ये दलित क्यों इस्तेमाल किया, आपने ये क्यों इस्तेमाल नहीं किया। तो ये मुझे लगता है कि कोई आगे बढ़ने वाला डिस्कोर्स, बहुत ही इंफीरियर डिस्कोर्स है। अपने आप को ये लोग अंदर से कहीं हद तक इंफीरियर मानते हैं कि मुझे कौन क्या संबोधित कर रहा है। अरे मुझे कोई क्या संबोधित कर रहा है, इससे बेहतर है कि आप अपने आप में खुद को पहले सबसे पहले क्या संबोधित करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो ये एक स्लोगन था, ब्लैक इज ब्यूटीफुल। तो मैंने कुछ लगभग 1-1.5 साल पहले मैंने अपने इंस्टा पर डाल दिया था, दलित इज डायनामिक। तो लोगों ने मुझे क्रिटिसाइज करना चालू कर दिया कि तुम क्यों दलित वर्ड को इतना प्रमोट कर रहे हो। मैं भाई वो मेरी आइडेंटिटी है। हमको एक क्रिटिसिज्म एक्सेप्ट करना चाहिए कि हमारा डिस्कोर्स जो है वो कहीं तो बहुत ही आइडेंटिटी का ब्लाइंड सेलिब्रेशन का डिस्कोर्स है। हम और आइडेंटिटी भी हम उसको बहुत केवल कल्चरल टर्म पे ही शुरू करके खत्म कर देते हैं। हम आइडेंटिटी को मटेरियली और स्ट्रक्चरली भी देखना नहीं चाहते। तो उसका परिणाम ये सब है। हम लोग अभी देश में सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट एजुकेटेड लोग का हमारा है अगर देखा जाए तो। वो वापिस जाके जैसे हमारा व्यक्ति जो है गांव का लड़का जब शहर में आके एक छोटी सी रूम लेके मेहनत करके रूम में रहता है, नौकरी की तैयारी करता है और उसको नौकरी नहीं लगती तो गांव में वापिस जा भी नहीं सकता है, क्योंकि उसके पास इतनी जमीन भी नहीं कि गांव में वो जाके वो जमीन को काम करके अपना उपजीविका चला सके। हो सकता है किसी ऐसी जाति के पास जिसके पास जमीन है या कुछ, वापिस जाके नौकरी नहीं मिली तो गाय भैंस और जमीन पर काम करके हो सकता है अपनी उपजीविका चला ले। हमारे समाज के लोगों के पास तो वो भी नहीं। अब इस मसलों के ऊपर बात कौन करेगा, इन मसलों को कौन तवज्जो देगा? हाँ, ये होता नहीं। सवाल ये होता है कि अरे तुम दलित और मैं बुद्धिस्ट, तुम ये जो दलित और बुद्धिस्ट वाला जो डिबेट है, ये मुझे आमतौर पर जो थोड़ा पढ़ा लिखा समाज है उससे मुझे ज्यादातर ये क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ता है। खैर ये इसलिए मैंने आपके सामने रखा कि आप अगर इस पर कुछ बोलें तो ज्यादा अच्छा डायरेक्शन हमें मिल पाएगा। खैर बहुत अच्छा लगा राहुल दादा आपसे बात करके मुझे, और हमने विभिन्न मुद्दों पर बात की। बस एक आखिरी प्रश्न की, अब आपके आने वाले 5 साल का कोई पंचवर्षीय कोई आपने प्रोग्राम बनाया है आइसा के लिए, या अभी वर्किंग में है, क्या है? आप उसको वो बताएं और फिर हम ये इंटरव्यू खत्म करते हैं। हाँ, अभी तो जैसे मैंने कहा कि एक तो आइस का हम पूरे देश में जो है लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं, और हमारा विजन ये है कि पूरे देश में ज्यादा शेड्यूल कास्ट की कम्युनिटी है, वाह हमारा संगठन। पहले हम संगठन को वहां पे रीच करना चाह रहे हैं, उसके बाद में संगठन के अलग अलग इंस्टीट्यूशन, समता सैनिक दल जैसा ऑर्गेनाइजेशन जो बाबा साहब ने खुद बनाया था, जिसकी भूमिका थी समाज को सुरक्षा प्रदान करने की, उस तरह का स्ट्रक्चर कैसे खड़ा किया जाए, अपने ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन खड़ा कैसे किया जाए। तो ये 5 साल का नहीं, हमारा तो 20 साल का पूरा एक लंबा दौर है, जहां पर हम चाहते हैं कि जमीनी तौर पे समाज के भीतर हम काम करें। तो आपके चैनल से और जो लोग सुन रहे हैं उन सबसे मेरी दरखास्त और अपील भी है कि आइस्का को ज्वाइन कीजिए। जो लोग कमिटेडली समाज में काम करना चाहते हैं, जिनको लगता है कि वो वक्त दे सकते हैं समाज के लिए ज्यादातर, तो हमसे जुड़िए और इस मूवमेंट में शामिल हुई। जैसे मैंने बोला, इस समाज का मूवमेंट है, समाज के द्वारा समाज के लिए। तो थैंक यू वेरी मच मुझे आज के इस मौका देने के लिए, और दोबारा हम मिलेंगे इसी उम्मीद के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल बिल्कुल, मैं नागपुर जब भी मेरा आना होगा मैं बिल्कुल आपसे। आप नागपुर में रहते हैं? हाँ, मैं रहता कहाँ हूँ, मैं आपको क्या बोलूँ, मैं कभी अभी 2 दिन यहाँ पे हूँ, दूसरे दिन मैं कहाँ पे हूँ। तो बट अगर मेरा घर नागपुर में है तो मैं आपको नागपुर में मिल जाऊंगा। ठीक, मैं जब भी मेरा नागपुर आना होगा मैं आपसे पर्सनली आके मिलूंगा। और मैं आना भी चाहता था लेकिन जॉब की वजह से मैं नहीं आ पाया,
और मैं कोशिश करूंगा कि यहाँ पर हम एमपी के अंदर किस तरह से अच्छे लोगों को लाकर जो आइसाक है इसको हम बड़ा कर सकते हैं। इसका जो पूरा परिवार है, इसमें जो काम करने वाले लोग, वो किस तरीके से, क्योंकि ये एक समाज का है और इस तरह का कोई और मेरी नजर में तो नहीं है। अगर किसी को लगता है कि और कोई काम कर रहा है तो मुझे कमेंट करके बताना, मेरी भी जानकारी बढ़ जाएगी। लेकिन मेरी नजर में नहीं है जो इस तरह के मुद्दों पर, जो एक्चुअल में जो दलितों के मुद्दे हैं उन पर कोई बात कर रहा है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया राहुल सर कि आपने उन मुद्दों को उठाया जिन पर की कोई बात नहीं कर रहा है। मैं पिछले 5 साल से एक्टिव हूँ मूवमेंट के अंदर, आइडियोलॉजी को समझ रहा हूँ, लोगों को समझ रहा हूँ, मुझे कहीं कोई दिखाई नहीं दिया। आपको मैं सैल्यूट है मेरा। थैंक यू वेरी मच। जय भीम। जय भीम, जय भीम। थैंक यू वेरी मच।